अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। नंपाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। और नंपाई का हमारा जो आज ये नंपाई का वैसे फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन टोटल हमारे 32 लेक्चर है, सही है। अच्छा देखें, नंपाई जो है ना हमें सिमिलर लगेगी पाइथन लिस्ट के। लिस्ट हम पढ़ चुके हैं ना, लिस्ट किस तरह दिखती थी, स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से उसको बनाया करते थे हम, ठीक है। और उस पर हमने काफ़ी सारे ऑपरेशंस देखे थे, अपेंड हो गया, पॉप हो गया, रिमूव हो गया, और इस तरह के दूसरे ऑपरेशंस थे। हाँ, तो हमारी जो नंपाई है ना वो सिमिलर है किसके, लिस्ट के, सिर्फ दिखने में, ठीक है। सारे ऑपरेशंस क्या होते हैं, पाइथन लिस्ट से डिफरेंट होते हैं नंपाई पर, सही है। और अगर हम नंपाई की मतलब वो देखें ना फुल फॉर्म क्या है, तो न्यूमेरिक पाइथन, मतलब ऐसी पाइथन जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाले हैं, सही है। जितनी भी हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है हम सब की सब किस पर परफॉर्म करने वाले हैं, इस नंपाई लाइब्रेरी की मदद से हम इसको परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है। जितने भी हमने आज तक की मैथ पढ़ी है ना, जितनी भी मैथ पढ़ी है, भले यूनिवर्सिटी लेवल तक की क्यों ना हो, सही है, सारे के सारे फंक्शन, सारे के सारे मेथड्स इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं हमारे पास, सही है। तो हम देखेंगे बहुत सारे ऑपरेशंस के किस तरीके से हम यहाँ पे नंपाई की मदद से उनको परफॉर्म कर सकते हैं। फ़िलहाल हम ये छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो क्या लिखा हुआ, इट प्रोवाइड्स अ स्पेशल टाइप ऑफ एरे कॉल्ड एनडी एरे दैट लेट्स यू स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एफिशिएंटली, सही है। तो सबसे पहली बात ये कि ये हमें एरे बनाकर काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। हम जब भी नंपाई की बात करेंगे आपके माइंड में आना चाहिए कि हम यहाँ पे किस तरह की डेटा टाइप बनाने वाले हैं, एरे बनाने वाले हैं, ठीक है। अगेन एरे किस तरह दिखती है, एरे दिखती लिस्ट की तरह है, सही है, लिस्ट की तरह दिखने में है वो, लेकिन लिस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। ऑपरेशन वाइज क्या है, लिस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। हम उस पर हर तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अनलाइक लिस्ट, ठीक है। लिस्ट में हम देखेंगे कि हमने प्लस अगर किया करते तो क्या हमें देखने को मिलता था, अगर जिसमें 2 या 3 लिस्ट को प्लस करता तो मुझे क्या देखने को मिलता था, क्या होता था लिस्ट का ऑपरेशन, कॉन्केटिनेशन हो जाती थी, एग्जैक्टली, ठीक है। अगर हम अब इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे आगे जाके कि लिस्ट को अगर मैं प्लस करूँ ना तो हमें कॉन्केटिनेशन होती हुई मिलती थी, कंबाइन हो जाती थी हमारी लिस्ट के आइटम्स, ठीक है। लेकिन अगर हम नंपाई एरे को प्लस करेंगे ना तो एक्चुअल समीशन या एडिशन हो रहा होगा वहाँ पर, सही है। तो यही लिखा हुआ है कि क्या हो सकता है, हमारे पास एरे क्रिएट करने देता है ये, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा अगर मौजूद है उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत ईजिली इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि नंपाई जो लाइब्रेरी है ना, ये पाइथन से 10 टाइम्स फास्टर है, पाइथन की लिस्ट से 10 टाइम्स फास्टर है, ठीक है। इसको प्रूव भी करेंगे हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जो नंपाई लाइब्रेरी है ना, ये सी लैंग्वेज में लिखी गई है। ओरिजिनली ये किस में लिखी गई है, सी लैंग्वेज में लिखी गई है, लेकिन इसके ऊपर जो सिंटैक्स लगाया गया है ना, जो सिंटैक्स की लेयर है वो पाइथन की यूज़ की गई है। मतलब हम जब भी कोई ऑपरेशन है, जब भी कोई फंक्शन है, जब भी कोई मेथड एग्जीक्यूट कर रहे होंगे ना, तो वो सारा का सारा कोड कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। सी लैंग्वेज है ना एक हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें वो सारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा। जबकि हम यहाँ पे फ्रंट से क्या कौन सा सिंटैक्स यूज़ कर रहे होंगे, पाइथन का सिंटैक्स यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन वो सारे के सारे ऑपरेशंस, वो सारी की सारी जो एग्जीक्यूशन होगी वो कहाँ पर हो रही होगी, वो सी लैंग्वेज के अंदर हो रही होगी, ठीक है। इसी वजह से ये नमपाई जो है बहुत फास्टर है, ठीक है, बहुत बहुत फास्ट लाइब्रेरी है। और नमपाई को यूज़ करते हुए ही हमारी दूसरी लाइब्रेरीज़ को डिज़ाइन किया गया है। जैसे पांडास है, पांडास भी किस पे बनाई गई है, पांडास बनाई गई है नमपाई को यूज़ करते हुए, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वाला की कुछ लाइब्रेरीज़ हैं, वो भी क्या है, वो बैकएंड पे नमपाई का यूज़ कर रही होती हैं, सही है। डेटा को हैंडल करने के लिए वो नमपाई का यूज़ कर रही होती हैं, इसलिए वजह से वो सारी लाइब्रेरीज़ क्या हैं, एफिशिएंटली काम कर रही होती हैं, सही है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, दीज एरेज आर फास्टर एंड मोर पावरफुल देन नॉर्मल पाइथन लिस्ट्स। बिल्कुल ऐसी बात है कि बहुत ज़्यादा फास्टर भी हैं और पावरफुल भी हैं, बिकॉज दे स्टोर द सेम टाइप ऑफ डेटा। अच्छा भाई, ये एक इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये हो सकता है एमसीक्यू से पूछा जाए आपसे, इंशाल्लाह आपका क्विज़ में कंडक्ट करवाऊंगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो तैयारी भी करिएगा आप लोग, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो क्या लिखा हुआ है कि नमपाई जो है ना वो किस तरह का डेटा स्टोर करती है, सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर करती है। तो समझे ज़रा, लेट से एक मैं नमपाई की एरे बनाता हूँ, उसमें सिर्फ मेरे पास इंटीजर्स मौजूद हैं, क्या मौजूद है, सिर्फ इंटीजर्स मौजूद हैं। तो क्या होगा, हमारी जो नमपाई की एरे है ना वो क्या करेगी, वो मतलब फास्टली बिहेव कर रही होगी, ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही होगी, एफिशिएंटली काम कर रही होगी।
सिमिलरली अगर मैंने numpy की एरे के अंदर कोई फ्लोट डेटा टाइप को रखना है तो numpy क्या करेगी, अगर मैंने जैसे लेट से 10 आइटम्स लिखे, 10 नंबर्स लिखे numpy की एरे के अंदर, उनमें से 2 या 3 फ्लोट हैं, बाकी सारे क्या हैं, इंटीजर हैं, तो numpy क्या करेगी, उनको सिमेट्रिक बना देगी, मतलब सबकी डेटा टाइप को क्या बना देगी, सेम बना देगी। समझिएगा बात को। 10 नंबर्स मेरे पास एरे के अंदर और उसमें 3 इंटीजर हैं, 3 फ्लोट हैं, बाकी सारे इंटीजर्स हैं, तो numpy यहाँ पे क्या करेगी, numpy उन तमाम ही नंबर्स की डेटा टाइप को सेम कर देगी। ठीक है, ऐसा इस वजह से करेगी क्योंकि अगर उसने इस तरह से किया ना तो वो ज़्यादा फास्ट बिहेव करेगी, ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगी। ठीक है, तो सोच के बताएं वो कौन सी डेटा टाइप के अंदर अल्टीमेटली तमाम नंबर्स को कन्वर्ट कर देगी, इंटीजर में या फ्लोट में? इंटीजर या फ्लोट? अच्छा देखें, फ्लोट में करेगी, बात को समझा। देखें हमने ये बात डिस्कस की थी, आई डोंट नो मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी नहीं की थी, कि फ्लोट जो है ना एक इस तरह की डेटा टाइप है कि उसमें इंटीजर आपका आ जाता है। लेट से मैं बोलता हूँ, अच्छा देखें, लेट से एक नंबर है मेरे पास 3.142, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं पाइथन के अंदर, इसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, पॉइंट की वजह से। सही है, लेकिन अगर होल करें ना तो पॉइंट से पहले वाली जो चीज़ होती है वो क्या है हमारे पास, वो इंटीजर है। सही है, तो अगर मैं 3 लिखूँ, सिर्फ 3 मेरे पास क्या है, इंटीजर है, सिर्फ 3 मेरे पास इंटीजर इसकी डेटा टाइप है, लेकिन फ्लोट जो है वो क्या है, पॉइंट से पहले हमारे इंटीजर्स को भी इंक्लूड कर लेती है। सही है, तो numpy क्या करेगा, numpy एक्चुअली उन तमाम ही नंबर्स को डेटा टाइप को सेम बनाने के लिए फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। समझ रहे हैं बात को? और यही चीज़ ना इसको फास्ट बनाती है, यही चीज़ क्या करती है, इसको फास्ट बनाती है। सही है, तो याद रखिएगा numpy के अंदर अगर हम जब भी काम कर रहे हैं ना, हमारी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लिस्ट में हम क्या करते थे, एक और आपका ये रीज़न हो सकता है, लिस्ट जो वो क्या बोलेंगे, वर्ड नहीं आ रहा, स्लोवर क्यों है, लिस्ट जो है वो स्लो क्यों है numpy की एरे से, इसलिए क्योंकि लिस्ट के अंदर ना डिफरेंट टाइप के हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आपको याद होगा ना, हम इंटीजर भी स्टोर किया करते थे, फ्लोट भी कर सकते हैं, उसमें किसी स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं, किसी दूसरी लिस्ट को या किसी दूसरी डिक्शनरी को या किसी और डेटा टाइप को हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? लेकिन numpy में हम ये वाली चीज़ नहीं कर सकते, फोर्सफुली कर सकते हैं, लेकिन अगर फोर्सफुली हमने काम किया ना numpy के साथ अगर हमने वाला काम किया फोर्सफुली कि हमने एक numpy के एरे के अंदर स्ट्रिंग भी लगा दिया, इंटीजर भी डाल दिया, फ्लोट भी डाल दिया, तो अब ये क्या हो जाएगी, अब ये स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब numpy की ये जो एरे ये भी क्या हो जाएगी, ये स्लो बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। तो इसीलिए numpy के अंदर जो डेटा टाइप है वो सेम होनी चाहिए, जिसकी वजह से इसको ये एफिशिएंटली काम करता है और इसकी स्पीड फास्ट होती है। और बस क्या है कि भाई जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं ना वो सारे के सारे हमें इसमें देखने को मिलेंगे, और स्टैटिस्टिक्स वगैरह मशीन लर्निंग के हवाले से भी इसमें बहुत सारे हमें फंक्शंस देखने को मिल रहे होंगे। सही है, तो बस इंट्रोडक्शन के तौर पे क्या है कि भाई numpy आपके पास एक लाइब्रेरी जो क्या करती है, जितनी भी आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड पार्ट है वो सारा का सारा कवर करती है, फास्टर होती है, सेम टाइप ऑफ डेटा को कंटेन करती है। सही है, और आगे पढ़ते हैं ना इसको, तो इसमें कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। देखें ज़रा क्या लिखा हुआ है कि फिक्स साइज़ की होती है, ये क्या होती हैं, फिक्स साइज़ की होती हैं। numpy एरेज हैव अ फिक्स साइज वंस क्रिएटेड, एक मतलब हमने इसको क्रिएट कर दिया तो फिर क्या रहेंगी, ये फिक्स साइज़ की रहेंगी। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ, इसमें बाइट्स और बिट्स का कॉन्सेप्ट आता है। सही है, बाइट्स और बिट्स का कॉन्सेप्ट आता है तो उसको हम डिस्कस करता हूँ, लेकिन फिलहाल याद रखें कि इसका जो साइज़ है वो क्या होता है, एरेज का साइज़ फिक्स होता है। सिमिलरली जो पाइथन की जो लिस्ट होती हैं क्या होती हैं, वो बढ़ भी सकती हैं, उनका साइज़ बढ़ भी सकता है और वो कम भी हो सकता है। लेकिन पाइथन numpy एरेज को हमने एक मरतबा क्रिएट कर दिया तो फिर उनका साइज़ क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, अच्छा फिर वही सेम डेटा टाइप हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या होती है, डेटा टाइप सेम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फास्टर एंड एफिशिएंट है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही हमने इसको डिस्कस कर लिया। यूज बाय अदर लाइब्रेरीज, numpy एक वो वाहिद लाइब्रेरी है जिसको बहुत सारी लाइब्रेरीज इसको यूज़ कर रही होती हैं। ठीक है, तो पांडास के अंदर इंशाल्लाह मतलब हमारा नेक्स्ट ही जो है वो numpy कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पांडास का ही है, जो हम उसमें देखेंगे किस तरीके से हमारे पास ये numpy यूज़ हो रही होती पांडास के अंदर। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन और डेटा लोडिंग वगैरह के लिए सारी की सारी पीछे numpy ही काम कर रही होती है। सही है, तो खैर ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था जो
थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा। इसके बस ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखें। फिक्स साइज़ होता है, सेम डेटा टाइप कंटेन करती है, फास्टर है पाइथन की लिस्ट से, और अदर लाइब्रेरीज़ के अंदर ये चीज़ यूज़ हो रही होती है। ठीक है, अब ये दिखती किस तरीके से, चलें हम सबसे पहले अपनी पहली नमपाई की एरे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, याद रखिएगा नमपाई एरे क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। नमपाई एरेस क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हमें देखने को मिलेंगे, तो हम उनमें से कुछ तरीकों को अभी देखने वाले हैं। सही है, तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें यूज़ करना है np.array का और अपनी नमपाई एरे को क्रिएट करना है। अच्छा, उससे पहले हमने क्या करना होगा, हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट numpy एस np। ठीक है, अच्छा तो अगेन ये s जो मैंने np लिखा है ये क्या है, मेरा एक शॉर्टकट है numpy को कॉल करने के लिए। सही है, आप चाहे तो सिंपल इसको n लिख लें, चाहे तो कुछ और लिख लें, आपकी मर्ज़ी। मैंने इसको np लिख दिया है फिलहाल। ठीक है, एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास क्या हो चुकी है, numpy की लाइब्रेरी अभी इंपोर्ट हो चुकी है। अच्छा, हम देखते हैं कि np.array किस तरह काम करता है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लेट से एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने array1 का नाम दे दिया, और मैंने लिखा np.array। ठीक है, ब्रैकेट सुनाए, और मैंने लिस्ट पास करी यहाँ पे। ठीक है, लिस्ट पास करी, लिस्ट में लेट से मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और फिर मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ज़रा देखें मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट पास करी। लिस्ट में मेरे पास क्या मौजूद है, कुछ नंबर्स मौजूद है 1 से 9 तक के, और मैंने क्या किया, मैंने इस लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया भाई सॉरी, इसको मैंने एरे में कन्वर्ट कर दिया। सही है, अब आप बोलेंगे दिखने में तो लिस्ट लग रही है। ठीक है, दिखने में किस तरह की है, लिस्ट है, बिल्कुल ऐसी है, दिखने में लिस्ट की तरह है, लेकिन सारे ऑपरेशंस क्या होंगे, इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक चीज़ हम देखते हैं, अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट करूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ array1, तो जरा देखिए क्या दिखा रहा है, numpy nd array। numpy की ये क्या है, n डायमेंशनल एरे है। ठीक है, numpy की n डायमेंशनल एरे है। ठीक है, तो ये बात समझ आई किस तरीके से हमने यहाँ पे काम किया। हमने जस्ट एक लिस्ट की मदद से अपनी numpy एरे को क्रिएट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैं इस लिस्ट की जगह कुछ और डेटा टाइप यूज़ करता तो क्या ये काम करता उस टाइम पे। लाइक अगर मैंने इस लिस्ट की जगह सेट का यूज़ कर लिया तो क्या काम करेगा, करेगा, ये काम करेगा। समझे, सेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूनिक एलिमेंट्स कंटेन करता है। सही है, यूनिक एलिमेंट्स कंटेन करता है, बस ये पॉइंट है। लेकिन हमने जब इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया सेट बनाकर, तो फिर क्या होगा, ये उस टाइम पे भी काम करेगा। तो एक बार इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या किया, अगेन उसने हमारे उस सेट से नंबर को उठा के क्या किया, numpy की एरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो एक तरीका हमने देख लिया कि किस तरीके से हम अपनी खुद से मैनुअली numpy की एरे को क्रिएट कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल इसकी भी टाइप एरे होगी, वो इसलिए चूँकि देखें ये कन्वर्ट किस में हुआ है, np.array लिखने से क्या हुआ है, np.array जो है ना हमारा ये फंक्शन है। असल में ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमारी उस डेटा को जो कि सेट है अंदर, उसको सेट से कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, numpy की एरे के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल इसकी जो टाइप है वो भी क्या होगी, numpy की n डायमेंशनल एरे इसका। सॉरी, ठीक है, हाँ टपल है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, टपल का हमने यूज़ किया। अगर सेट भी यूज़ किया होता, सेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वो कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी क्या करता है, ये काम करता, लेकिन वो जो सेट्स वाला कॉन्सेप्ट है उसमें अगर हमने कोई डुप्लीकेट एलिमेंट यूज़ किया होता उसको पहले भी वो अंदर ख़त्म कर देता। ठीक है, सेट उसको अंदर ख़त्म कर देता और फिर क्या करता, उसको जाकर वो एरे में कन्वर्ट कर देता। ठीक है, खैर अच्छा भाई एक चीज़ देखें, ये हमारे पास कितनी डायमेंशन की है, ये हमने जो एरे क्रिएट किया है ये कितनी डायमेंशन की है, हमारे पास इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है, लेट से मैंने उसको बोला array2.ndim, ndim इसका एट्रीब्यूट है। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो कितनी डायमेंशनल एरे कितनी डायमेंशन की एरे दिखा रहा है, ये 1 डायमेंशन की एरे दिखा रहा है। ठीक है, अब बात समझिएगा, जो भी 1 डायमेंशन की एरे होती है ना, 1 डायमेंशन की एरे जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वेक्टर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, 1 डायमेंशन की एरे को क्या नाम देते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, ये मेरे पास एक 1 डायमेंशनल एरे है, या इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसको कहा जाएगा क्या, वेक्टर। तो जब भी वेक्टर की बात आप समझ जाइएगा कि किसकी बात हो रही है, 1 डायमेंशनल एरे की बात हो रही है। सही है, अच्छा तो हम देखते हैं कि हमने 1 डायमेंशनल एरे तो क्रिएट कर ली,
सही है। अच्छा देखिए, जब भी डायमेंशन की बात होगी ना, बात समझिएगा, आप लोगों को पता है ना कि हमारे पास वैसे तो बहुत सारी डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमने कितनी मैक्सिमम डायमेंशंस को स्टडी किया बहुत अपनी क्लासेस के अंदर। हमने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर मैक्सिमम कितने डायमेंशंस को स्टडी किया हुआ होता है? 3 डायमेंशंस होती है ना हमारी, एक हमारा एक्स प्लेन होता है, दूसरा वाई प्लेन और तीसरा जी प्लेन, ठीक है, जेड प्लेन जिसको बोल रहे होते हैं। तो 3 डायमेंशंस तो हम आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। हायर डायमेंशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो हमारी विजुअलाइजेशन से बाहर होती हैं। तो हमने क्या किया, अभी हमारी जो है ये 1 डायमेंशनल एरे तो बन चुकी है, जिसको हमने वेक्टर बोला हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं 2 डायमेंशनल एरे बनाऊँ। क्या करूँ, मैं एक 2 डायमेंशनल एरे बनाऊँ। तो क्या करना होगा मुझे उसके लिए? अच्छा, तो हमने देख लिया कि हमने अभी 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट करी है, सही है। 1 डायमेंशनल एरे को हमने क्रिएट किया। अभी हम देख रहे हैं कि हम 2 डायमेंशनल एरे को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, सही। तो क्या करना होगा, मैंने लेट से एरे 3 का नाम दिया और मैं क्या लिखूँगा, np डॉट एरे, वही एरे फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स बनाए मैंने, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूँगा, अगेन मैं वही लिस्ट बना के यहाँ पे कुछ नंबर्स पास कर देता हूँ। लेट से मैंने लिखा 1 2 3 4, सही है। अच्छा, अब होगा क्या कि अगर मैं इस एरे को, मतलब ये जो अंदर वाली लिस्ट है, अगर मैं इसको डबल लिस्ट बना दूँ, क्या करूँ, अगर मैं इसको डबल लिस्ट बना दूँ, ठीक है। अभी तो ऊपर हमने कितने ब्रैकेट्स यूज़ किए थे, देखें ज़रा, कहाँ गया, सिंगल ब्रैकेट यूज़ किया था ना मैंने, सिंगल लेफ्ट पे और सिंगल राइट पे ब्रैकेट्स का यूज़ किया था। तो आपने देखा जब हमने इससे एरे क्रिएट करी तो हमारे पास कितने डायमेंशन की एरे आई थी, 1 डायमेंशन की एरे आई थी, ये देखें, ठीक है, 1 डायमेंशन की एरे थी। लेकिन अब की मरतबा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसी लिस्ट को मैंने थोड़े नंबर कम कर दिए, लेकिन उसी लिस्ट को मैंने एक और लिस्ट में बंद कर दिया, सही है। तो अब क्या होगा, आपकी इस तरीके से एक 2 डायमेंशनल एरे बन जाएगी, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा, एरे 3 को एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है एट्रीब्यूट जिसको हमने कहा था एंडिंग, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और ज़रा देखें कि क्या मिल रहा है मुझे, अब 2 मिल रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ये ब्रैकेट्स बनाने से, बाहर वाला ब्रैकेट बनाने से क्या हुआ मेरे पास, वो 2 डायमेंशनल एरे बन गई है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, हम कुछ और 2 डायमेंशनल एरेज को बनाते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी आ सके। लेट से मैं एरे 4 का नाम देता हूँ और मैं बोलता हूँ np डॉट एरे, सही है। और मैंने ये लिस्ट वाले ब्रैकेट्स बना दिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं, जल्दी से बताइएगा, अगर मैं इसी में कुछ नंबर्स लिख दूँ तो कितनी डायमेंशनल एरे बनेगी? अगर सिर्फ इसी में नंबर्स को लिख दूँ मैं, 1 डायमेंशन बनेगी। लेकिन मुझे बनानी है 2 बाई 2 की एरे, 2 डायमेंशनल एरे बनानी है और उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स चाहिए मुझे, 2 बाई 2, मतलब 2 ही रोज और 2 ही कॉलम्स हों, सही है। तो समझिएगा, ऊपर मैंने क्या किया था, अभी आपने देखा कि मैंने उस अंदर वाली लिस्ट को एक और लिस्ट में बंद कर दिया था, सही है। तो यहाँ पर जो अंदर वाली लिस्ट है, ठीक है, उसमें कितने रोज और कॉलम्स हैं, ये बताइएगा ज़रा कि भाई ये जो आपके पास अंदर वाली लिस्ट मौजूद है, इसके कितनी रोज और कॉलम्स हैं? हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, 1 रो और 4 कॉलम्स, ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, उसको हम एरे 3 डॉट शेप, क्या नाम है उस एट्रीब्यूट का, शेप। तो देखें क्या बता रहा है हमें, 1 रो और 4 कॉलम बता रहा है, सही है। तो जब हम 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे ना, 2 डायमेंशन के अंदर, तो हमें फिर प्रॉपरली उसके रोज और कॉलम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एरे 2 मेरे पास क्या थी भाई, एरे 2 या एरे 1 की बात कर लेते हैं। एरे 1 एक सिंपल सी लिस्ट थी ना, तो अगर मैं एरे 1 पर क्या करता हूँ, अगर मैं एरे 1 पे जाके शेप का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, तो ज़रा देखिएगा क्या दिखा रहा है मुझे, ये 9 कॉमा करके दिखा रहा है, बस क्या दिखा रहा है, सिर्फ 9 कॉमा। और ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं, 9 वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो जो 1 आपकी डायमेंशनल एरे होती है ना, 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है, उसकी रोज और कॉलम ये नंपायर कंसिडर नहीं करता, वो सिंपल क्या बताता है, उसकी टोटल वैल्यूज़ उठा के बता देता है हमें, जब हम उस पर शेप का एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जब हमने इसको 2D पे यूज़ किया, तो 2D पे यूज़ करने पे हमें प्रॉपर क्या बता रहा है, कहाँ गया, ये रहा। जब हमने उसको 2 डायमेंशनल एरे पे यूज़ किया, हमें प्रॉपर क्या बता रहा है, उसकी रोज और कॉलम्स का बता रहा है, सही है। अच्छा, मैं बोल रहा था मुझे क्या करना है, एक 2 बाई 2 की एरे क्रिएट करनी है, ठीक है, 2 ही रोज हों उसमें और 2 ही कॉलम्स हों, ठीक है।
और 2 डायमेंशनल एरे हो, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने एक अंदर एक और लिस्ट बनाई और मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें 2 नंबर्स लिख दिए। लेट से बोलता हूँ 4,9, ठीक है। और एक और मैंने कॉमा लगाया और मैंने लिस्ट बनाई एक और मैंने इसमें क्या लिख दिया, लेट से 2,10। सही है भाई यहाँ तक। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बाहर लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के अंदर 2 और लिस्ट बना के उसमें 2 वैल्यूज़ को लिख दिया, ठीक है। ज़रा इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि किस तरीके से दिखती है हमारे पास ये। तो देखें क्या हुआ, मेरे पास ये 2 रोज़ हैं, एक फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और 2 कॉलम्स आ गए मेरे पास, ठीक है। और ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, अब ज़रा देखें, समझिएगा बात को। पीछे कितने ब्रैकेट्स लिखे हुए स्टार्ट में, 2, एंड में भी कितने ब्रैकेट्स लिखे हुए, 2। तो पाइथन इसको 2 डायमेंशनल कंसीडर करेगा। कितनी डायमेंशन कंसीडर करेगा, 2 डायमेंशन। तो हम ये एक तरीका ना आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं कि भाई अगर शुरू में आपके पास 2 ब्रैकेट्स है ना, और अगर आपसे डायमेंशन पूछी जाए तो आप फ़ौरन से बता सकते हैं कि भाई कितनी डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन है, ठीक है। अगर 3 ब्रैकेट्स होते कितनी डायमेंशन होती फिर उसकी, 3। अगर 4 होते तो 4 डायमेंशन होती। सही है, समझ रहे हैं। अच्छा, डायमेंशन और शेप डिफरेंट हैं, बार बार इस पर इंफेसाइज कर रहा हूँ, सही है, याद रखिएगा। डायमेंशंस और शेप डिफरेंट है, ठीक है। डायमेंशन की जब बात हो रही तो मतलब वो प्लेन्स की बात हो रही है कि भाई कितनी डायमेंशन पे हमारे पास ये एरे बन रही है, ये 2 डायमेंशन में बन रही होगी एरे। और अगर मैं इसकी शेप निकालूँ तो शेप क्या बन रही है इसकी, क्या होनी चाहिए इसकी शेप, हाँ बिल्कुल 2x2, 2 रोज और 2 कॉलम्स, समझ रहे हैं। अच्छा, अभी हम एक और एरे बनाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, लेट से मुझे 3x4 का बनानी है, 3x4 की एरे बनानी है, 2 डायमेंशनल एरे बनानी है। और उसमें कितनी रोज को रखना है, 3 रोज होंगी और कितने कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम्स होंगे, सही है। तो मैंने ये ब्रैकेट बनाया, सही है। ये क्या करेगा, अगर मैं इसके अंदर एक और ब्रैकेट बना दूंगा तो मुझे अब क्या हेल्प करेगा, ये मुझे 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट करने देगा, सही है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, हमने कहा 3 रोज रखनी है मुझे और 4 कॉलम्स रखने हैं। तो ज़रा सोच के बताएं, मैं इस जो ब्लू वाला ब्रैकेट है इसमें कितने नंबर्स को रखूँ, 3 या 4? पहले वाले में 3, आगे वाले में 4। देखें इसको इसके सिमिलर रखें, ये आपका ब्लू ब्रैकेट था ना, और ये मेरी क्या बना, ये मेरी एक फर्स्ट रो बना, ये मेरी क्या बना, एक फर्स्ट रो बना। तो इसमें मैंने जो नंबर्स लिखे होंगे वो मेरे क्या बन गए, कॉलम्स बन गए। ये बात समझ रहे हैं मेरी, कि आपका ये पूरा जो ब्लू ब्रैकेट है ना, ये क्या है आपका, ये पूरी एक रो को आइडेंटिफाई मतलब बता रहे कि आपकी ये पूरी एक रो है, और अगली जो ब्लू ब्रैकेट है वो क्या शो कर रहा है, आपकी वो सेकंड रो है, सही है। तो रोज मैंने कितनी रखनी है, 3 रोज रखनी है। कितनी रोज रखनी है, 3 रोज और 4 कॉलम्स रखने हैं, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर इस तरीके के 3 ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे ताकि मेरी 3 रोज बन सकें, समझ रहे हैं। अच्छा, लेकिन कॉलम्स कितने रखने हैं मुझे, 4। तो मतलब क्या है कि अगर मैं अंदर 2 नंबर्स लिखता हूँ तो 2 कॉलम्स बन रहे थे मेरे पास, ये देखें आपके सामने मौजूद है, ठीक है। तो मुझे 4 कॉलम्स बनाने हैं, तो अंदर मुझे कितने कॉलम्स कितनी वैल्यूज रखनी होंगी, 4 वैल्यूज रखनी होंगी, सही है। तो लेट से हम यहाँ पे लिखते हैं रैंडम, सॉरी नहीं ब्रैकेट्स नहीं, देखिए नंबर से समझें। कॉलम्स हमारे पास जो अंदर वाले नंबर्स हैं ना उनकी मदद से बनेंगे, ठीक है। अंदर जो नंबर्स है ना, देखें अंदर मैंने क्या लिखा, 4,9 लिखा, तो मेरे पास क्या हो गया, आपका एक ये कॉलम बन गया और दूसरा ये कॉलम बन गया। लेकिन ये जो आपके ब्लू ब्रैकेट्स है ना, ये ब्लू ब्रैकेट्स बताएंगे कि आपने उस 2 डायमेंशनल एरे के अंदर कितनी रोज को डिक्लेयर किया हुआ है, उसको डिफाइन किया हुआ है, कितनी रोज आपने बनाई हुई है, सही है। तो हमने क्या किया, मैंने आपको बोला भाई कि मैंने क्या करना है, एक 3x4 की एरे बनानी है, सही है। तो मतलब कितनी रोज होंगी मेरे पास, 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। तो हमने कहा कि भाई हमें 3 इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा, और अंदर हर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्योंकि मुझे 4 कॉलम्स चाहिए ना, तो मुझे कितने नंबर्स लिखने होंगे, 4 नंबर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 6 7 3, सही है। 4 कॉलम्स होगा, 4 नंबर्स हो गए, 4 कॉलम्स बन गए वो। अच्छा, यहाँ पे और लिखते हैं नंबर्स 1 5 9 11, ठीक है। यहाँ पे जाके और नंबर्स लिखते हैं 5 6 90 13, सही है भाई। तो हमने क्या किया, एक न्यू एरे बना ली और इसको प्रिंट करते हैं ज़रा हम। तो ज़रा देखें 3 रोज आ गई मेरे पास, 3 रोज आ गई भाई, और कॉलम्स कितने आ गए,
4 कॉलम्स आ गए। और अगर मैं इस एरे पर शेप का एट्रीब्यूट यूज़ करूं तो ज़रा देखें क्या बता रहा है, 3/4 मतलब 3 रोज और 4 कॉलम्स आ गए हैं। तो बात समझ रहे हैं। पॉइंट यहाँ पे समझाने का क्या है कि भाई अगर आपने ये 2 ब्रैकेट्स का यूज़ किया हुआ है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डायमेंशन कितनी बना देगा पाइथन, 2 डायमेंशन हो जाएगी। इसकी 2 डायमेंशन कंसीडर करेगा, मतलब एक दो प्लेन्स पे ये वैल्यूज़ होंगी है, ठीक है। 2 प्लेन्स आपकी ये वैल्यूज़ जा रही होंगी और क्या है कि आपके पास जो अंदर आपके पास ये सिंपल से ब्रैकेट्स है ना, ये आपकी रो है और अंदर जो नंबर्स लिखे वो क्या आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, देखें ये जो मैंने आपकी एक 2 डायमेंशनल एरे बनाई है 3/4 की, ये बनी किसकी मदद से, ये 1 डायमेंशन की मदद से बनी है। ये किसकी मदद से बनी है, 1 डायमेंशनल एरे की मदद से बनी है। देखें अगर सिर्फ मैं इतना पार्ट रखता हूँ, समझे बात को, सिर्फ ये जो ब्लू ब्रैकेट है, सिर्फ ये जो आपका ब्लू ब्रैकेट है, ठीक है, ब्लू स्क्वायर ब्रैकेट है, सिर्फ इतना पार्ट, सिर्फ इतना सा पार्ट मेरे पास क्या 1 डायमेंशनल एरे कंसीडर होगा नहीं होगा। देखें ऊपर चले, एरे 1 हमने बनाई थी सबसे पहले। एरे 1 में हमने सिर्फ एक ब्रैकेट का यूज़ किया था ना, जब हमने एक सिंगल ब्रैकेट मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया एंड में भी और स्टार्ट में भी, तो उसने हमें क्या डायमेंशन दिखाई थी, इसकी 1 डायमेंशन बताई थी। कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे, एरे 1 डॉट एंडिंग, सही है। तो इसने क्या डायमेंशन दिखाई है मुझे, 1 डायमेंशन दिखाई है। तो याद रखें कि अब हम ये जो अंदर ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे हैं ना, और सिमिलरली ये वाला ब्रैकेट हमारा, तो एक्चुअली क्या है, ये इंडिविजुअल 1 डायमेंशनल की एरेज हैं, मतलब अंदर क्या है वेक्टर्स मौजूद हैं। उन वेक्टर्स को हमने एक और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया, जिसकी वजह से हमारे पास ये 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट हुई। तो मैं ये बोलना ही चाह रहा हूँ कि हर आगे हायर डायमेंशनल की एरे एक प्रीवियस वाली डायमेंशन की मदद से बनती है। दोबारा वर्ड से थोड़ा समझिएगा, वर्ड पे गौर करिएगा कि अगर आपने 2 डायमेंशनल की एरे बना ली है ना, तो आप उसको किसकी मदद से बनाएंगे, 1 डायमेंशनल एरे की मदद से बनाएंगे। अगर आपने 3 डायमेंशनल एरे बनानी है, कौन सी डायमेंशन की एरे, 3 डायमेंशनल एरे बनानी है, तो आप उसको किसकी हेल्प से बनाएंगे, 2 डायमेंशनल की एरे से बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं जरा किस तरह बनेगी। हम 3 डायमेंशनल की एरे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ था समझाने के लिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ये एक ब्रैकेट बना दिया, सही है। अगर सिर्फ सिंपल यही ब्रैकेट है तो ये कितनी डायमेंशन की एरे बनाएगा, 1 डायमेंशन की एरे बनाएगा, सही है। अच्छा, लेकिन हमने क्या किया, इसमें हमने एक और इस तरह का ब्रैकेट हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब देखें, समझे बात को, ये स्टार्ट में भी 2 ब्रैकेट्स हैं और यहाँ एंड में भी 2 ब्रैकेट्स हैं। तो अगर मैं अभी इस अंदर वाले ब्रैकेट में कुछ नंबर लिखता हूँ, ठीक है, तो ये कितनी डायमेंशन की बनाएगा, 2 डायमेंशन की एरे बनाएगा, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं बात, ये 2 डायमेंशन की एरे बनाएगा। लेकिन अगर मैंने इसी के अंदर एक और ब्रैकेट बना दिया इस तरीके से, ठीक है, समझिएगा बात को, पहले बाहर वाला स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट, वहां तक कि अगर हम छोड़ते तो हमारे पास कितनी डायमेंशन बन रही है, 2 डायमेंशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह के और मल्टीपल ब्रैकेट बना लूँ, ठीक है, फर्दर बना लूँ, तो ये सारी की सारी ये 2 डायमेंशनल एरेज बन रही हैं। लेकिन मैं जितने ब्रैकेट्स बढ़ाता चले जा रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, मेरी रोज को बढ़ा रहा है, ये मेरी क्या बढ़ा रहा है, रोज को बढ़ा रहा है, समझ रहे हैं। और मैं कॉलम किस तरह डिसाइड करूंगा, अंदर नंबर की मदद से कॉलम को डिसाइड करूंगा मैंने कितने कॉलम्स रखने हैं, ये बात समझ रहे हैं। लेकिन हमने बनानी 3 डायमेंशनल की एरे, ठीक है। तो क्या किया, हम अंदर गए, अंदर हमने एक और ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। तो ज़रा अब मैंने अभी एक पॉइंट कहा था कि हम जो भी डायमेंशन की एरे बना रहे हैं ना, वो एक प्रीवियस डायमेंशन की एरे की हेल्प से बनाई जाती है, एक प्रीवियस डायमेंशन की एरे की मदद से बनाई जाती है। तो मैंने क्या किया, अंदर एक ब्रैकेट और बना दिया, और लेट से फिलहाल मैं यहाँ पे एक छोटा एक सिंपल नंबर लिख देता हूँ 4,5 का, ठीक है। क्या करता हूँ मैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ और एरे 6 का नाम देते हैं इसको, इक्वल्स टू, एग्जीक्यूट करते हैं, प्रिंट करते हैं इसको। तो जिस तरह हमने बनाया बिल्कुल उसी तरीके से दिख रही है, सही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ज़रा इस पर एंडिम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, और मैं बोलता हूँ एरे 6 डॉट एंडिम। तो कितना नंबर दिखा रहा है, मैं 3 नंबर दिखा रहा है, ये 3 डायमेंशनल एरे इसने क्रिएट कर दी है, ठीक है। अगेन इसको समझ लें जल्दी से कि भाई मैं जितनी ऊपर की डायमेंशन पे जाऊंगा ना,
वो ऊपर की डायमेंशन प्रीवियस वाली डायमेंशन की मदद से बनेगी। और आपको थोड़ा सा अब माइंड में बैठ रहा होगा कि भाई बाहर वाला ब्रैकेट जो है, ये जो पिंक ब्रैकेट है, ये क्या है आपके पास, अगर सिर्फ उसी का यूज़ किया होता तो वन डायमेंशन बनाता है, लेकिन उसके अंदर हमने एक और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया, जिसकी वजह से अभी इतना स्ट्रक्चर मेरा किसके लिए रेडी है, टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए रेडी है। सही है। लेकिन आपको क्या बात बताई थी मैंने कि ये जो ब्लू ब्रैकेट है, ब्लू स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको हम जितने टाइम्स अंदर रख देंगे हमारी रोज डिसाइड कर रहा होगा। तो अगर मैंने इसको एक और मरतबा लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि मेरी टू डायमेंशनल एरे बनेगी और उसमें 2 रोज हमने डिसाइड कर ली कि 2 रोज उसमें बनने वाली है। ठीक है यहाँ तक। लेकिन हम काम कर रहे थे 3D में, तो हमने इसको अंदर रखा हुआ इस तरीके से। ठीक है, 4,5 को हमने अंदर रखा हुआ है। सही है। अच्छा, मुझे क्या करना है, अगर मुझे 3 डायमेंशनल एरे को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है, अभी ज़रा देख के बताएं इसकी शेप क्या है मेरे पास। अगर मैं इस पर एरे 6 पर शेप का एट्रीब्यूट यूज़ करूं तो क्या दिखा रहा है ये 1। अब 1 बता दूं मैं 1 क्या है, अभी ज़रा 1 को छोड़ें। ये यहाँ देखें, ये 1,2 मतलब 1 रो और 2 कॉलम्स। ठीक है, ये 1 असल में डेप्थ को बताता है, मैं बता दूं डेप्थ क्या होती है। ठीक है। अच्छा, मुझे क्या करना है, अब मैंने इसकी रोज़ बढ़ानी है। क्या करनी है इसकी, मुझे रोज़ बढ़ानी है। सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको आगे मॉडिफाई करूँगा। मैं इसको एक न्यू एरे बनाता हूँ, एरे 7 का नाम देता हूँ इसको मैं। अच्छा भाई, तो ज़रा देखें, ये अंदर वाली एरे हमारे पास, हमने इसको क्या बोला, ये हमारी 3 डायमेंशनल एरे है। सही है। 3 डायमेंशनल एरे क्यों बनी है, क्योंकि हमने इसके पीछे 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया और आगे भी 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे और इसकी डायमेंशन, उसकी शेप को बढ़ाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और कोमा लगाऊंगा और एक और मैं 2 डायमेंशनल की एरे बनाऊंगा पहले, और फिर क्या करूँगा, इसमें फर्दर एक और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हुए इसमें कुछ नंबर्स लिख दूँगा। लेट्स मैंने लिखा 8,19। ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं एरे 7 को। तो ज़रा देखें क्या हुआ मेरे पास, ये एक 3 डायमेंशनल एरे बनी है। ठीक है। और इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स। ऐसा है। देखें ज़रा शेप, इस पर हम चलाते हैं, शेप की मदद से समझते हैं इसको कि शेप क्या बता रही है हमें। क्या बता रहा है, 2 आपकी डेप्थ में बता रहा है। 2 क्या बता रहा है, आपकी डेप्थ को बता रहा है। सही है। अच्छा, अब पहले तो ये समझते हैं कि डेप्थ क्या होती है। देखें, डेप्थ ना हमें बताता है कि हमारी 2 जो हमारा मैट्रिक्स है ना, जो हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब वही एरे, वो कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। समझिएगा बात को। ये मेरे पास इतना पार्ट देखिएगा, डबल स्क्वायर ब्रैकेट के साथ 4, 5 अंदर लिखा हुआ है। ये कितनी डायमेंशन की एरे है भाई, सिर्फ इतना पार्ट जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये 2 डायमेंशन है। ये कितनी डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। और ये कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब देखिए इस तरह का बिहेवियर आपके पास एक नीचे भी आ रहा है, एक और मरतबा। सही है। ये भी कितनी डायमेंशन की एरे, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है सिंपल, ये 2 डायमेंशन की एरे है ना। हाँ, इसमें रो कितनी है, अभी भी एक ही रो है, और कॉलम कितने, 2 कॉलम है। ठीक है। तो दोनों क्या है, ये 2 डायमेंशन की एरेज हैं, दोनों में ही 1 रो और 2 कॉलम्स मौजूद हैं। लेकिन ये आ कितनी मरतबा है मेरे पास इस एरे के अंदर, 2 टाइम्स आ रहे हैं। कितनी टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो ये आपको जो 2 देखने को मिल रहा है ना, ये असल में उसकी 2 डेप्थ बता रहा है, डेप्थ। ठीक है, कि कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। ये इसको लेयरिंग भी बोल रहे होते हैं समटाइम्स डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ठीक है। तो ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने ना इसी के नीचे, ये जो हमारा पार्ट है ना, इसी के नीचे हमने क्या करना है भाई, हमने एक और रो बढ़ानी है। क्या करना है, एक और रो बढ़ानी है। और सिमिलरली हमने क्या करना है, इसके नीचे भी एक और रो को हमने बढ़ाना है। सही है। ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक समझ आई मैंने क्या बताया, जल्दी से बताएं। नहीं समझ आया सर, ये 2 डायमेंशनल है, 2 टाइम यूज में, तो वो 2 डेप्थ बता रहे हैं। हाँ देखें, असल में हाँ रो एक ये सिमिलर है। हाँ बिल्कुल। अभी रो कितनी है दोनों के अंदर, देखिए इंडिविजुअली देख रहा है ये इन सबको, ये इसको और इसको इंडिविजुअली देख रहा है। जब वो इसको देखता है तो उसमें भी उसको कितनी रो मिलती है, 1 रो मिलती है। ठीक है। और कितने कॉलम्स मिल जाते हैं उसको, 2 कॉलम्स मिल जाते हैं। और जब वो इस वाली एरे को देखता है, देखिए ये वाला, समझे इस बात को, सिंपल सी चीज़ है। ये ऊपर वाली चीज़ ना आपकी बिल्कुल डिफरेंट है इससे। ठीक है, डिफरेंट नहीं मतलब सेपरेट बोल रहे हैं, सेपरेट है। ठीक है।
ऊपर वाला पार्ट आपका नीचे वाली से बिल्कुल क्या है, सेपरेट है, ठीक है। लेकिन दोनों ही क्या है भाई, ये भी 2 डायमेंशन है, ये भी 2 डायमेंशन। और मैं इसको क्यों 2 डायमेंशन बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई दो ब्रैकेट्स मौजूद हैं इसके अंदर। अभी मैंने पहले ही इसको डिस्कस किया था, लेफ्ट पे भी 2 ब्रैकेट्स हैं, राइट पे भी कितने ब्रैकेट्स हैं, 2 ब्रैकेट्स हैं। अच्छा ये बात हो गई। और अंदर अगर हम जाएं तो उस 2 डायमेंशन जिसको हम एरे बोल रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास फर्दर कितनी रोज मौजूद हैं, 1 रो है, और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स। सिमिलरली यहाँ पर भी वही बिहेवियर है, 1 रो और कितने कॉलम्स, 2 कॉलम्स, ठीक है। तो हमने किस तरह बनाया, हमने एक्चुअली ये बार बार 2 डायमेंशन वाली हेल्प की मदद से बनाया। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ अब हमें क्या करना है, अब हमने ना ये जो आपको 4 और 5 दिख रहा है, इसके अंदर क्या करना है, मुझे इसकी एक और रो को बढ़ाना है, ठीक है, रो को मुझे बढ़ाना है, सही है। सिमिलरली मैं 8 और 19 में भी क्या करूँगा, उसकी एक और रो को बढ़ाने वाला हूँ, सही है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, नीचे जाता हूँ, मैं इसको एरे 8 का नाम देता हूँ, ठीक है। तो ज़रा सोच के बताएं मुझे कहाँ पर अपने डेटा को फर्दर लिखना होगा, मुझे क्या करनी है, एक एक रो बढ़ानी है दोनों के अंदर। सर येलो ब्रैकेट के बाद, बिल्कुल येलो ब्रैकेट के बाद मुझे क्या करना होगा, अपने फर्दर डेटा को एक्सटेंड करना होगा। समझ रहे हैं बात को, देखिए आप लोग ऊपर भी समझ सकते हैं इसको, बात को समझें। ये पूरा पार्ट कितना है आपका, ये 2 डायमेंशन है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको एक और स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर सिर्फ इसी पार्ट की हम बात करें, इसी पार्ट की हम बात करें तो कितनी डायमेंशन की एरे ये, 2 डायमेंशन, सिर्फ ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट, ये 1 डायमेंशन है ना, क्योंकि एक एक स्क्वायर ब्रैकेट मौजूद है, समझ रहे हैं। तो अगर मैं इस बाहर वाली एरे के अंदर, मतलब ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और मैं इसी तरह का ब्रैकेट बना के उसमें 2 वैल्यूज लिख दूं, तो क्या हो जाएगी, मेरी रो बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, मेरी बात समझ रहे हैं। देखिए ये ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के सिमिलर जो हमने 2D को देखा था, मैं एक मतलब 2D तो आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, मैंने क्या कहा था कि भाई मैंने बाहर एक ब्रैकेट बना ली है, ये पिंक वाले ब्रैकेट्स क्या थे, एक मेन ब्रैकेट थे, उसमें मैंने क्या कहा कि मैं जितनी मर्तबा अंदर ये इस तरह के ब्लू ब्रैकेट्स बनाऊंगा ना, ये मेरी किसको डिफाइन करेगा, मेरी रो को डिफाइन करेगा। ये मैं कौन सी डायमेंशन की एरे बना रहा था, 2 डायमेंशन की। कौन सी डायमेंशन की एरे बना रहा था, 2 डायमेंशन की। तो और मैंने एक पॉइंट आपको पहले बता दिया था कि भाई अगर मैं 2 डायमेंशन की एरे बना रहा हूँ तो वो किसकी मदद से बनेगी, 1 डायमेंशन की एरे से बनेगी, समझ रहे हैं बात को। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पिंक वाले ब्रैकेट के अंदर जितनी मर्तबा मैंने इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर जाके मैं 1 डायमेंशन की एरे को बार बार यूज़ कर रहा हूँ, सही है। लेकिन बाहर मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट का फर्दर यूज़ किया हुआ, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मेरी सारी अंदर वाली 1 डायमेंशन की एरे क्या बन जाएंगी, बाहर वाले स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से 2 डायमेंशन की एरे बन जाएंगी। ये बात समझ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं एरे 8 के अंदर, कि भाई मुझे सब क्या करना है, मुझे असल में अंदर वाली इस चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, 4 और 5 को जिस तरह से लिखा हुआ है ना, उसी जगह जाके मुझे क्या करना है, बस एक और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हुए 2 वैल्यूज़ को लिख देनी है मुझे, सही है। तो क्या करना होगा, बिल्कुल आप लोगों ने अगर सही बताया यहाँ पे कि मैं क्या करूँगा, येलो वाले ब्रैकेट के बाद जाकर यहाँ पे फर्दर मैं कुछ और नंबर लिख दूँगा। लेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45 और 78, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसके भी मैं ब्रैकेट के बाद आया, कोमा लगाया, ब्रैकेट लिखा, और लेट से यहाँ पे लिखता हूँ 23 और 97, सही है। अच्छा मैंने यहाँ पे क्यों कर दिया, ये तो मुझे करना था काम एरे 8 के अंदर ना, मैंने क्या कहा था, एरे 8 में हम ये वाला काम करेंगे। तो मैं इसको चेंज करता हूँ और इसको एरे 8 का नाम दे दिया, सही है। एग्जीक्यूट किया, प्रिंट करते हैं ज़रा एरे 8 को, तो ज़रा देखें क्या हुआ। आपकी मर्तबा मेरे पास जो है 2 रोज़ और 2 कॉलम्स की एरे बन चुकी है, ठीक है। सिमिलरली 2 रोज़ और 2 कॉलम की एरे बन चुकी है, सही है। लेकिन अगेन समझिएगा बात को, आपका ये वाला पार्ट ये क्या है, देखें ये आपकी 2 डायमेंशनल एरे है ना, और इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ 2 कॉलम्स है। सिमिलरली ये भी क्या आपकी एक 2 डायमेंशनल एरे है, और इसमें भी कितनी रोज़ कितने कॉलम्स हैं, 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसी वजह से पाइथन हमें इसकी शेप क्या दिखा रहा है, पाइथन हमें इसकी शेप क्या दिखा रहा है, क्या होनी चाहिए, 2 डेप्थ 2 रोज, बिल्कुल। कितनी डेप्थ है, देखें 1 डेप्थ ये हो गई और सेकंड डेप्थ ये हो गई, मतलब कितने टाइम्स आ रही है हमारे पास डेप्थ,
टाइम्स को बताता है, 2 मरतबा आ रही है, ठीक है। और उसके बाद कितनी रोज़ हैं इसमें, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपकी मरतबा जाके एरे 8 की शेप को निकालूँ तो बिल्कुल आप लोगों ने सही गेस किया है, ये 2 2 2 दिखा रहा होगा, मतलब 2 टाइम्स हमारे पास इस तरह की एरे रिपीट हुई है, 2 टाइम्स एरे रिपीट हुई है। किस शेप की एरे रिपीट हुई है, 2 रोज़ और 2 कॉलम की, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से पाइथन क्या करता है, चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। अगर हम इससे ऊपर की एरे बनाना चाहें हम उसको भी बना सकते हैं, सही है वो, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और लेकिन हमें करना क्या होगा, अगर मैं 4 डायमेंशन की एरे बनाने चाहूँगा तो मुझे फिर उससे पहले 3 डायमेंशन की एरे की हेल्प लेनी पड़ेगी, फिर अंदर मैं 2 डायमेंशन बनाऊंगा, फिर एंड में जाके मैं क्या कर रहा हूँगा, जो मेरी 1 डायमेंशन वाला ब्रैकेट होगा ना उसको मैं फर्दर उसमें नंबर्स को लिख रहा हूँगा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम जितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा बनाना चाहें, इसकी टाइप बनाना चाहें, हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, अभी जो है ना, हम जब इसको पांडास में या दूसरी NLP वगैरह जब पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें होता क्या है, हमारे पास कॉलम्स होते हैं। लेट्स हम एक डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एक डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है, एक ही कॉलम मौजूद है, सही है, तो आपका कितनी डायमेंशन का एरे बनेगा, वो 1 डायमेंशन का एरे बनेगा, सिंपल, ठीक है। और जिसको हमने क्या बोला, वेक्टर बोला हुआ है, सही है। पीछे तो पाइथन ही चल रही है ना, NLP करें, पांडास को यूज़ करें या मशीन लर्निंग किसी लाइब्रेरी को यूज़ करें, पीछे बैकएंड में ये NumPy चल रही है, सही है। तो अगर सिंगल कॉलम है मतलब 1 डायमेंशन है, लेकिन आप मुझे खुद सोच के बताएं, अगर हम जैसे स्टूडेंट्स के डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, या लेट्स से कि हम एम्प्लॉयज़ के डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ है, उनका नाम है, उनकी एज है, उनकी हाइट है, उनकी सैलरी है, उनका डिपार्टमेंट है, और फर्दर उनकी डिटेल्स मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास कॉलम्स क्या होते हैं, एक से ज़्यादा ही होते हैं। कोई भी डेटा सेट हमारे पास इस तरह का नहीं होगा कि उसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, हमेशा कॉलम्स क्या होते हैं, एक से ज़्यादा कॉलम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जितने कॉलम्स होंगे उतनी डायमेंशन की एरे बन रही होती है हमारे पास पीछे बैकएंड पे, मतलब उतने ही ब्रैकेट्स बना रहा होगा पाइथन पीछे। अगर जैसे 3 कॉलम्स है ना, समझिएगा बात को, 3 कॉलम्स है हमारे पास, तो पीछे कितने 3 ब्रैकेट्स बना रहा होगा, आगे भी कितने होंगे, 3 ब्रैकेट्स होंगे, और अंदर वैल्यूज फिर उसके अंदर रखा होगा वो, समझ रहे। तो जितने कॉलम्स होते हैं ना उतनी ही डायमेंशन की एरे बना देता है वो, सही है। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। अब अगर 10 कॉलम्स हैं तो कितनी, 10 डायमेंशन की एरे, मतलब पीछे भी 10 ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा होगा, स्टार्ट करते हुए और एंड करते हुए उसको 10 ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहा होगा, सही है। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत बड़ा जब डेटा सेट होता है ना, उसमें कॉलम्स भी बहुत ज़्यादा हैं और रोज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत हायर डायमेंशन की एरेज बन रही होती हैं, सही है। और जो आपकी मशीन लर्निंग जो मॉडल ट्रेनिंग होती है ना मशीन लर्निंग के अंदर, वो हमेशा बहुत हायर डायमेंशन के डेटा पे काम कर रही होती है। अभी तो हम ये छोटे छोटे डायमेंशंस की एरेज को देख रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है कि थाउजेंड्स ऑफ डायमेंशंस के कॉलम्स हमारे पास एरेज मौजूद हों। मतलब अगर जैसे 1000 से ज़्यादा के कॉलम्स अगर मौजूद हैं, 1000 से ज़्यादा कॉलम मौजूद है, मतलब डेटा हमने उठाया किसी भी चीज़ का, उसमें बहुत सारे कॉलम्स मौजूद हैं, तो कितनी डायमेंशन की एरे बन रही होगी, 1000 डायमेंशन की एरे बन रही होगी, ठीक है। और फिर उस पर जाके ये मॉडल ट्रेनिंग वगैरह चल रही होती है, सही भाई। थोड़ा सा ये आइडिया क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। और हमने इसकी 2 एट्रीब्यूट्स देख लिए। हमने पहले तो देखा कि 1 डायमेंशन एरे किस तरह बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। 2 डायमेंशन एरे बनती है लेकिन वो 1 डायमेंशन की हेल्प से बन रही होती है। 3 डायमेंशन बनेगी लेकिन उसमें 2 डायमेंशन और फिर 2 डायमेंशन के अंदर 1 डायमेंशन की हम हेल्प ले रहे होते हैं। और हमने एक एट्रीब्यूट देखा एंडिंग, जो क्या बताता है हमें, डायमेंशन बताता है, और शेप क्या बताता है हमें, रोज एंड कॉलम्स का बताता है, रोज एंड कॉलम्स का आइडिया देता है, ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास एट्रीब्यूट है, उसको क्या बोलते हैं, डी टाइप, मतलब डेटा टाइप। क्या, डेटा टाइप। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे एरे 1 उठाता हूँ और एरे 1 पे मैं डी टाइप का एट्रीब्यूट चलाता हूँ, ठीक है। तो जरा देखें क्या बता रहा है, डेटा टाइप किस तरह की, भाई उसकी इंटीजर 64 है। अगर मैं आपको एरे 1 दिखाऊँ तो एरे 1 हमारे पास किस तरह की थी, हमने उसमें किस तरह का डेटा स्टोर किया था, मैंने सारा का सारा इंटीजर डेटा स्टोर किया था ना, तो वो मुझे क्या कर रहा है, इंटीजर ही दिखा रहा है। अब ये 64 क्या है, इस पर हम थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है। 64 क्या है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये बिट्स को शो कर रहा है। 64 ये बिट्स को शो कर रहा है। अब बिट्स और बाइट्स क्या होते हैं, बस थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट समझिएगा कि जो हमारी नमपाई है, नमपाई की जो एरेज है ना, बाय डिफ़ॉल्ट किस में क्रिएट हो रही होती है, 64 बिट्स में जाकर क्रिएट हो रही होती हैं, सही है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर हमारे पास कुछ डेटा इंटीजर हो, कुछ डेटा क्या हो, फ्लोट हो, ठीक है, तो डिफरेंट हो गया ना डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप हो गई। तो नमपाई क्या करेगा, उनको एक सिमिलर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा खुद से ही। तो ज़रा हम इसको एक मरतबा चेक करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने
यहाँ से डेटा उठाया और लेट से मैं बनाता हूँ एक एरे 9, एरे 9 का नाम दिया इक्वल्स टू, मैंने बोला np डॉट एरे और मैंने ब्रैकेट्स बनाए, मैंने डेटा लिख दिया और कुछ वैल्यूज़ हम इसमें क्या करते हैं फ्लोट बना देते हैं। लेट से 5.6 बोल दिया इसको, मैंने इसको 6.9 बोल दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, दो नंबर्स को फ्लोट बना दिया, बाकी को इंटीजर रहने दिया। एग्जीक्यूट किया, दोबारा से मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ एरे 9 को। तो ज़रा देखें क्या किया उसने, सबको क्या बना दिया है, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों? चूँकि पाइथन ना इन्फोर्स करता है, ये सॉरी नंपाई क्या करता है, इन्फोर्स करता है, ज़बरदस्ती करता है कि भाई क्या हो कि डेटा टाइप सेम ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर डेटा टाइप सेम रहेगी ना तो इसकी जो बैकएंड लॉजिक लिखी हुई है वो क्या होगी, उसको ईजिली ऑपरेशन परफॉर्म करने में आसानी होगी, ठीक है, और वो फास्टर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, एफिशिएंटली काम कर रहा होगा, सही है। इसलिए उसने क्या किया, सबको फ्लोट में ही कन्वर्ट कर दिया। अब आप बोलेंगे ये किस तरह का फ्लोट आ रहा है, आगे जीरो तो आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन क्या है, नंपाई का सिंटैक्स ही ऐसा है। नंपाई क्या करता है, जब भी फ्लोट में कन्वर्ट करेगा ना और अगर उसके आगे सिर्फ जीरो मौजूद है, कोई नंबर मौजूद नहीं है जीरो के अलावा, जीरो मौजूद है तो जीरो को दिखाता ही नहीं है वो। समझ रहे हैं बात को? देखें मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 5.6 लिखा था, तो जीरो के अलावा कुछ और नंबर है ना यहाँ पे, तो इसलिए हमें दिखा रहा है। अगर जीरो होता तो यहाँ पे भी नहीं दिखाता। ट्राई करते हैं एक मरतबा इसको, मैंने यहाँ पे जीरो रख दिया, ठीक है। तो देखें 5 पॉइंट के बाद जीरो लिखा था ना मैंने, तो क्या हुआ, अब उसने यहाँ से भी जीरो को दिखाना ख़त्म कर दिया, सही है। तो जीरो को ये बाई डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाता, सही है, लेकिन पॉइंट लगा के आपको ये आइडेंटिफाई करवा देता है कि भाई ये सारे के सारे नंबर्स किस में जा चुके हैं, ये फ्लोट में जा चुके हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई मसला है, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं स्ट्रिंग नहीं होता, ये पाइथन की जो नंपाई एरे है ना वो स्ट्रिंग पे काम नहीं करती यूजुअली, ठीक है, ये न्यूमेरिक डेटा पे ही काम करती है, मतलब इंटीजर पे या फ्लोट पे काम करती है। हाँ अगर हम इसको यूज़ करेंगे ना स्ट्रिंग के साथ तो चल तो फिर भी जाएगा ये, लेकिन उसकी जो फिर एक जो उसका मतलब एक बिहेवियर है ना, उसका मतलब फास्ट होती है, एफिशिएंटली होती है, वो काम उसका ख़त्म हो जाएगा। फिर वो हो सकता है कि पाइथन की लिस्ट की तरह ही बिहेव कर रही हो, समझ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारे पास वो है ना स्ट्रिंग, उसका यूज़ नहीं किया जाता, नॉर्मली नंबर्स का ही यूज़ कर रहे होते हैं हम, ठीक है, इंटीजर या फ्लोट का। सर और ये नंपाई जो है न्यूमेरिक मेथड के लिए इस्तेमाल होता है। सॉरी क्या चीज़? न्यूमेरिक मेथड के लिए इस्तेमाल। हाँ बिल्कुल, ठीक है, न्यूमेरिक कैलकुलेशन आपने जो भी परफॉर्म करवानी है हम उसकी नंपाई की मदद से इजीली वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है भाई। तो हमने डी टाइप देख लिया, डी टाइप आपको आइडिया हो गया कि क्या बताता है, मैं डेटा टाइप बताता है, ठीक है, और इंटीजर बताया 64 क्या है, बिट्स बता रहा है, और बिट्स क्या होते हैं हम बस आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। चलें अब हम देखते हैं, एक हमारे पास फंक्शन है np.arange का। अभी तक आप लोग देखें मैंने क्या किया, मैंने नंबर्स खुद से लिखे थे ना भाई, ये 1 से 9 तक के नंबर्स मैं खुद लिख रहा हूँ। लेट से मुझे 1 से लेके 1000 तक के नंबर्स की एरे बनानी है, तो क्या होगा कि मैं खुद मैनुअली बैठ के लिखूंगा नंबर्स, नहीं, क्या होगा, एक फंक्शन यूज़ करेंगे हम, उसका नाम क्या है, arange। जिस तरह आपको याद होगा हमने फॉर लूप पढ़ते हुए रेंज का फंक्शन यूज़ किया था, ठीक है, वो क्या करता था, हमारे लिए बहुत सारे नंबर्स को जनरेट कर दिया करता था, बस यहाँ पर उसका नाम चेंज हो चुका है, क्या हो गया, उसका नाम arange, ठीक है। तो अरेंज अरेंज में से डबल आर आता है, ठीक है, इसको ज़्यादातर arange बोला जा रहा बोलते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी, फिर भी आप इसको जो भी बोलें, ठीक है, बस पता होना चाहिए कि क्या करेगा, फंक्शन आपको नंबर्स जनरेट करके दे देगा। तो लेट से मैं बोलता हूँ एरे कौन सी चल रही है हमारे पास, 10, एरे 10 इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा, np.arange और मैंने ब्रैकेट्स बनाए, तो क्या बता रहा है भाई, स्टॉपिंग नंबर दे दो, ठीक है, क्या करो, स्टॉपिंग नंबर दे दो। लेट्स मैंने लिखा स्टॉपिंग नंबर 50, ठीक है, 50 लिख दिया, बस मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे नंबर्स को जनरेट करो कहाँ तक, 50 तक। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ज़रा आप लोग सोच के बताएं कि क्या नंबर्स मुझे मिलने चाहिए, कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स मिलने चाहिए जी, एग्जैक्टली 0 से 49 तक। देखें जिस तरह मैंने बताया रेंज फंक्शन काम करता है, arange भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है, भाई है उसका छोटा, ठीक है, बस नाम चेंज हो गया, उसका काम बिल्कुल वही है उसका, सही है। तो 0 से चलेगा और 49 तक के नंबर्स ला के देने वाला है, ठीक है। तो देखें ज़रा, 0 से चला 49 तक के नंबर्स ले आया, ठीक है भाई। अच्छा अगर मुझे अपनी किसी डिज़ायर्ड रेंज में चाहिए, मुझे नंबर्स किसी डिज़ायर्ड रेंज में चाहिए, लेट्स मैं बोलता हूँ मुझे 0 से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 21 से 49 तक के चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसके पीछे 21 को लिख दूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा, 21 से चलेगा और कहाँ तक के नंबर्स लाएगा, 49 तक लाएगा, अभी भी 49 तक, आखिरी वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, लाएगा अभी भी 49 तक। तो एग्जीक्यूट किया तो देखें 21 से चला और 49 तक के नंबर्स ये ले आया, सर ये बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगा सारी,
ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो np डॉट अरेंज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने डिज़ायर्ड फंक्शन डिज़ायर्ड नंबर्स को जनरेट करवा सकते हैं। अच्छा, एक और छोटी सी एग्जाम्पल देख लें इसी की। लेट से मैंने बोला एरे 11 इसको नाम दिया, और मैंने बोला कि क्या करो, नेगेटिव नंबर्स भी लेके आओ। मैंने कहा नेगेटिव, लेट से बहुत बड़ा हो जाएगा वैसे, 30 कर देना, ठीक है। नेगेटिव 30 से कहाँ तक के लाओ, 5 तक के नंबर्स ले आओ, ठीक है। तो कहाँ तक के नंबर्स लाने वाला है ये, नेगेटिव 30 से नंबर्स लाएगा, और लास्ट नंबर क्या होगा इसका, 4 होगा, ठीक है। चलें, नेगेटिव 30 से इसने नंबर्स लाना स्टार्ट किए, और फिर क्या किया, 4 तक के नंबर्स को लाकर हमारे पास प्रोवाइड कर दिया। सही है भाई, यहाँ तक सिंपल सी चीज़ें। तो हमने दो चीज़ें देख ली मेन, np डॉट एरे। np डॉट एरे का जब यूज़ करेंगे तो हमने खुद अंदर मैनुअली नंबर देने होंगे, ठीक है। np डॉट अरेंज क्या करेगा, अगर हमने किसी डिज़ायर्ड लेंथ की एरे जनरेट करवानी तो हम क्या कर सकते हैं, अरेंज का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमें क्या होता है, हमें ना एक्चुअली ये जो इतने सारे नंबर्स मैंने जनरेट किए हैं ना, इसको हम इसकी शेप को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, उसकी शेप को चेंज करते हैं। सही है। मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर मैं एरे 11 पर एंडिंग चलाता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या दिखा रहा है, ये 1 डायमेंशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, 1 डायमेंशन। और मैं आपसे पूछूं क्यों दिखा रहा है, तो आप जल्दी से एरे को देखें और उसके स्टार्ट में ब्रैकेट को देखें और एंड में देखें, कितने कितने ब्रैकेट्स हैं भाई, 1 1 है ना। तो मतलब क्या कर रहा है, ये एक वेक्टर वाली हमारी एरे क्रिएट कर रहा है, मतलब सिर्फ 1 डायमेंशन की एरे बना रहा है, ठीक है। सिंगल प्लेन में मौजूद है हमारे पास ये डेटा। सही है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ले जाना चाह रहा हूँ किसी दूसरी डायमेंशन के अंदर, मतलब मैं इसकी शेप को चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखें, जो 1 डायमेंशन एरे होती है ना, उसकी शेप क्या होगी, अगर मैं इस पर चलाता हूँ एरे 11 डॉट शेप करता हूँ मैं इस पर, तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, जितने भी मेरे पास नंबर्स होंगे ना टोटल, अब पता नहीं कितने नंबर्स होंगे, आई थिंक 34 ना, आई थिंक 34 होने चाहिए शायद। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी 35 होने चाहिए, ठीक है। तो क्या करेगा, शेप के अंदर हमें वो तमाम नंबर्स दिखा देगा, 35 कोमा करके दिखा देगा। लेकिन सही है, ये वेक्टर पे इसका बिहेवियर है। सही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ 2x2 के मैट्रिक्स के अंदर। कितने, 2x2 के मैट्रिक्स में। और आपको पता है कि 2x2 का मैट्रिक्स हमेशा किस तरह का होता है भाई, 2 डायमेंशन होता है हमेशा। अगर आपने मतलब रोज और कॉलम्स डिसाइड कर दिए ना, रोज और कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया अपनी एरे को, तो हमेशा वो किस तरह का बन जाएगा, 2 डायमेंशन बन जाएगा। मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमें वहाँ पे क्या फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, रीशेप मेथड यूज़ करना पड़ता है। अब ये किस तरह यूज़ होगा, मैं काम करता हूँ, मैं ना एरे 12 का नाम देता हूँ और मैं लिखता हूँ np डॉट अरेंज, और मैं फ़िलहाल 1 से लेके 21 तक के नंबर्स जनरेट करता हूँ, मतलब 20 तक के नंबर्स मुझे मिलने वाले हैं, ठीक है। 1 से 20 तक के नंबर्स मिलेंगे। और आपको मालूम है कि अगर मैं प्रिंट 12 कर दूँ, तो एरे 12 कर दूँ, तो मुझे वही सिंपल एक 1 डायमेंशन की एरे मिल जाएगी इस तरीके से। सही है। तो इसमें ज़रा देखें कितने नंबर्स मौजूद हैं, 1 से 20, मतलब 20 नंबर्स मौजूद हैं। तो मैं बोलता हूँ मेरी इस जो मैट्रिक्स है ना, इसको चेंज करो, इसकी शेप को तब्दील कर दो, किस में, अब मैं इसको बताऊँगा रोज एंड कॉलम्स। ये मुझे बोल रहे हैं ना शेप बताओ, मतलब मैं इसको क्या बताऊँगा, रोज एंड कॉलम्स बताऊँगा, ठीक है। तो ज़रा बताएं कि मेरे पास 1 से 20 तक के नंबर्स किस कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं। मतलब मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाना है वो इस तरह बनाना है कि सारे नंबर्स कवर हो जाएं, ना मेरी कॉम्बिनेशन बाहर निकले 20 से, ना इससे कम हो। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, आप लोग बस मुझे 2 नंबर्स बताएं कि जिनका प्रोडक्ट 20 के बराबर आता है। 2 5 नहीं, 2 5 तो 10 हो जाएगा, 5 4 4 5 120 या 21। ये कुछ मतलब फ्यू कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी मदद से हमारे पास नंबर्स कितने बनेंगे, टोटल 20 बनेंगे। तो हम बारी बारी सबको अप्लाई करते हैं। मैंने कहा लेट से 1, 20। मैं क्या इसको क्या बोल रहा हूँ कि भाई एक रो रखो, क्या करो, एक रो रखो, और कितने कॉलम्स बनाओ उसके, 20 कॉलम बनाओ, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं। तो जरा देखें, जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इसने 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया। मैं असल में ये बताना चाह रहा था कि हमने जैसे ही रोज और कॉलम वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया ना, तो रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट हमेशा 2 डायमेंशन की एरे में एग्जिस्ट करता है। अगर वो सिंगल मतलब सिंपल सी एरे है ना, तो उसमें सिंपल क्या होगा, उसमें वो इस तरीके से बिहेवियर दिखा रहा होगा, टोटल नंबर्स दिखाता है। लेकिन जैसे ही मैंने उसके अंदर रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि भाई इसको इतनी रोज इतने कॉलम में बना दो, तो हमेशा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा हमेशा। सही है। तो ज़रा देखें, वही वाली बात है कि एक रो आ गई, तो कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर, 20 कॉलम्स हैं। हम इसकी शेप को चेंज करते हैं। अब बोलते हैं यार इसको ना 120 नहीं,
हाँ 210 भी हो सकता है, एग्जैक्टली 210 हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो क्या होने वाला है, कितनी रोज मिलेंगी, 2 रोज और 10 कॉलम्स हो जाएंगे। तो ज़रा देखें, वही आपकी 2 डायमेंशनल ले रहे हैं, 2 डायमेंशनल ले रहे हैं, सही है। और कितनी रोज है हमारे पास, ये 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं इसमें, 10 कॉलम्स हैं। तो मैं असल में ये बोलना चाह रहा था कि हमारे पास जो नंबर जनरेट हो रहे हैं ना भाई, हमने उसी के हिसाब से इसकी शेप रखनी है। अगर मैं लेट से रखता 2,11 रखता, तो 2,11 का मतलब कितने नंबर बन रहे हैं मेरे पास टोटल, 22। 2,11 मतलब मल्टीप्लाई होगा ना, 2 टाइम्स 11 इज 22। मैं बोल रहा हूँ मेरी जो मेरी ये वाली एरे है ना, इसको कितनी शेप में कन्वर्ट करो, 2 रोज और 11 कॉलम्स में कन्वर्ट करो। वो बोलेगा भाई मुझे तो 10 नंबर्स मिल रहे हैं, भाई देखे ना सॉरी, हाँ 10 कॉलम मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। मैं 10 कॉलम तक की वैल्यूज तो ला सकता हूँ, मैं 11वें कॉलम में क्या करूँगा, तो यहाँ भी क्या करेगा, ये एरर दे देगा। देखें ज़रा क्या बोल रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 20 इंटू शेप 2 टाइम्स 11। क्यों, क्योंकि अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे क्या नंबर बनेगा, 22 बनेगा। जबकि नंबर्स कितने जनरेट हो रहे हैं पीछे मेरे पास, सिर्फ 1 से लेकर 20 तक के नंबर जनरेट हो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन हमारे पास जो पीछे नंबर जनरेट हुए हैं ना, उसी के हिसाब से होना चाहिए। जी बोले सर। देखिए तो शॉर्ट वैल्यू है ना, मतलब 21 कम नंबर है जिससे हम कर सकते हैं कि कितने वैल्यू कितने रखने हैं। हाँ, अगर इसके बरक्स जैसे कि 1 लाख नंबर हो गए, फिर हम कैसे करेंगे, कितने वैल्यू कितने कॉलम डिसाइड करना है, वो तो हम नहीं कर सकेंगे ना। क्यों नहीं कर सकेंगे, किस तरह से? फिर आप मतलब डिसाइड करेंगे ना कि 2 नंबर्स ढूंढेंगे, फिर भी आप 2 नंबर तलाश करेंगे कि उनका प्रोडक्ट क्या हो आपके पास 1 लाख के बराबर आ रहा हो, ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना, जभी तो फिर वो ट्रांसफॉर्म होगा, वरना फिर आपकी सिंगल सी एक सिंपल एरे बन जाएगी, ठीक है। वो वेक्टर बन जाएगा आपका, वो एरे नहीं रहेगी, मतलब वो एक सिंपल एक वेक्टर बन जाएगा, सही है। तो अगर आपको उसको रीशेप करना है, मतलब उसको 2 डायमेंशन में लेके जाना है, यानी उसको रोज़ और कॉलम में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको लाजमी फिर उसके लिए वो शेप तो सोचनी पड़ेगी, सही है। वैसे हमें इतनी बड़ी एरे पे काम नहीं करना होता, हाँ अभी नहीं करना नमपाई पे, लेकिन जब डेटा मैनिपुलेशन कर रहे होंगे ना, पांडास में जब काम कर रहे होंगे, तो हमारे डेटा सेट होते ही इतने बड़े, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर रहा होगा, खुद से कन्वर्ट कर देगा, उस डिज़ायर्ड शेप में खुद से कन्वर्ट कर देगा पीछे फंक्शन उस फंक्शनलिटी के भी आपने खुद से उसको शेप में ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारा फिलहाल इतने बड़ी नंबर के साथ काम नहीं है, लेकिन अगर करना भी होगा ना, तो आपको फिर यहाँ पे उसका सूटेबल नंबर रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि हम रीशेप की वजह से क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी डिज़ायर्ड लेंथ की एरे है उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा जल्दी से बताएं मुझे ना 3/9, मुझे 3/9 की एरे बनानी है, मतलब उसमें कितनी रोज़ हों, 3 रोज़ हों, और कितने कॉलम कितने कॉलम्स हों, 9 कॉलम्स हों। तो मुझे टोटल कितने नंबर जनरेट करने पड़ेंगे, हाँ 27 एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी इसको फिलहाल सिंपल रखते हैं, मैं बोलता हूँ 1 से लेके कहाँ तक के नंबर जनरेट करो, 28, मतलब 27 तक के नंबर्स आ जाएंगे अगर मैं 28 लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैं अपनी शेप को क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ 3 टाइम्स 9, 3,9 मतलब 3 टाइम्स 9 हो गया, 3 रोज एंड 9 कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम एरे 13 का नाम देते हैं और एरे 13 को प्रिंट करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास क्या होगा, उसी तरह से उसने शेप मेरी बनाकर दे दी। तो देख रहे हैं रीशेप ये बहुत पावरफुल मेथड है हमारा, जो क्या करता है हमारे पास डिज़ायर्ड शेप में हमारे ऑब्जेक्ट्स को ले जाता है, सही है भाई। यहाँ तक कोई मसला, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब np.1 एरे, अभी हम ना सारे तरीके देख रहे हैं एरे किस किस तरीके से क्रिएट होती है। तो हमने एक तो ये अच्छा तरीका देख लिया कि हमने ज़्यादा np अरेंज का यूज़ करना होता है, np.arrange का यूज़ करना होता है अपने डिज़ायर्ड फंक्शंस नंबर्स को जनरेट करने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ और मेथड्स हैं हमारे पास, कुछ और तरीके हैं मतलब, जिनकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, एरे बना सकते हैं। अब लेट से अगर मैं लिखता हूँ एरे क्या नाम होगा इसका, 13 14, एरे 14 है, और मैं यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी एरे बनाने जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ क्या मौजूद होंगे, वंस मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे, सिर्फ 1 1 मौजूद होंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी शेप को यहाँ पर पास करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तो मैं यहाँ पे शेप लिखता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ मेरी एक 1 1 वाली एरे को जनरेट करो, क्रिएट करो, और उसकी शेप क्या होनी चाहिए, 4,9, लेट से 4 रोज हो और कितने कॉलम्स हो, 9 कॉलम्स हो, सही है। अच्छा अब एक चीज़ ज़रा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हमें कुछ एरर दिखाने वाला है, ये बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। एरर देखते हैं पहले, एरर बताएगा, क्या बता रहा है कि नॉट इंटरप्रेट 9 एज अ डेटा टाइप। वो 9 को
डेटा टाइप के तौर पे नहीं समझ पा रहा, चलें ये एरर का मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ। मैंने जैसी ब्रैकेट बनाए ना, ये एक डॉक्यूमेंटेशन खुलकर आती है सामने, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन खुलकर आती है। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, शेप बताओ, क्या बताओ, शेप बताओ, ठीक है, समझिएगा बात को एक। अच्छा शेप के अंदर जाते हैं, क्या बोल रहा है, इंटीजर और सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर कोई एक नंबर दे दो या क्या करो, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर बता दो। और एग्जाम्पल में क्या बता रहा है कि मुझे अंदर फर्दर इस तरह ब्रैकेट पास करके बताना पड़ेगा, या तो मैं एक सिंगल नंबर दे दूँ, ठीक है, थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सी बता रहा हूँ मैं, या तो मैं क्या करूँ एक सिंगल नंबर दे दूँ तो काम कर जाएगा, सही है। वरना अगर सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स देने मतलब मुझे एटलीस्ट 2 इंटीजर्स अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं फर्दर क्या करूँगा, एक और ब्रैकेट का यूज़ करूँगा और फिर अंदर नंबर को पास करूँगा, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक और अंदर ब्रैकेट बनाया, मैंने लिखा 4,9 लिखा, ठीक है। अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ज़रा देखें क्या हुआ। आपकी मर्तबा उसने मेरी 4 रोज़, ठीक है, ये 4 रोज़ आ गई, और कॉलम्स काउंट करेंगे तो कॉलम्स भी कितने इसके अंदर 9 कॉलम्स हैं हमारी, उसने जनरेट करके दे दिए। तो समझ रहे हैं बात को। ये थोड़ा सा ना आप लोगों को देखना पड़ेगा, समटाइम्स कुछ फंक्शंस के अंदर हमें फर्दर एक ब्रैकेट बना के नंबर्स पास करने पड़ रहे होते हैं, और बहुत सारे फंक्शन के अंदर हम डायरेक्ट भी दे रहे होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस के अंदर हम डायरेक्ट भी नंबर्स को पास कर रहे होते हैं। जैसे अभी मैंने रीशेप यूज़ किया, और रीशेप में मैंने क्या उसको दिया, रोज़ और कॉलम्स दिए थे ना, लेकिन यहाँ पर मैंने फर्दर ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो काम कर गया, उसने एरर दे दिया। लेकिन वंस क्या कर रहा है, उस पर काम नहीं कर रहा, एरर हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कुछ एरर आ जाए ना, तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को खोल के अगर हम देख लेंगे तो वो चीज़ हमें ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगी, भाई मसला क्या आ रहा है, ठीक है। सर और ये इतने 1 प्रिंट करने, क्या चीज़, ये जो इतने 1 प्रिंट हुए, हाँ ये किसकी है सर? देखिए ऐसा हो सकता है कि आप कोई मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो, मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स परफॉर्म कर रहे हो, तो हमें पता है कि हमारे पास एक एरे होती है, उसका नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम उसको मतलब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में लेके जाए ना, बल्कि शायद मैट्रिक के अंदर ही मैथ में ये वाला कॉन्सेप्ट होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसमें क्या होते हैं, सारी वैल्यूज़ ही 1 होती हैं। तो अगर आपने कोई इस तरह का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करना है किसी भी पर्पज़ से, तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसकी एप्लीकेशन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन एक तरीका है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ क्रिएट करने का, ठीक है। अच्छा np.zeros, ये भी क्या होगा, np.zeros क्या करने वाला है जी, क्या चीज़, हाँ ये सारी की सारी एरे के अंदर जो नंबर्स आने वाले हो क्या होंगे, वो जीरोस लेके आने वाला है, ठीक है। तो हम इसको एरे 15 का नाम देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं np.zeros, ठीक है। और अगेन क्या बोल रहा है, ये शेप दिखा रहा है, ठीक है। तो हम ट्राई कर लेते हैं, पहले डायरेक्ट अगर चल रहा है तो अच्छा है, और अगर एरर देता है फिर हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में दोबारा से बंद कर देंगे, क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन में हमें डिटेल नहीं मिली, ठीक है। वही एरर दिखा रहा है कि 7 नहीं समझ पा रहा है, 7 के साथ क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे इस तरीके से, और क्या करेगा हमारे पास ये हमारे जीरोस को क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। 6 रोज और वही 7 कॉलम्स। अच्छा एक और चीज़, आप लोगों ने इन 2 मैट्रिक्स में, इन 2 एरेज में कुछ चीज़ नोट करी, सर ये फ्लोटिंग आ रहा है सर, हाँ ये क्या ला रहा है, फ्लोटिंग ला रहा है। तो मैंने आपको शुरू में अपनी ये बात डिस्कस की थी, शायद मुझे याद पड़ रहा है कि जो नमपाई की डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है ना, वो फ्लोट है। नमपाई की जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप वो क्या है, फ्लोट है। क्यों, क्योंकि असल में फ्लोट के पास ना, मतलब फ्लोट में डेटा को रखने से इसको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि उसका इंटीजर पार्ट भी कवर हो जाता है, और वो पॉइंट के बाद वाला जो डेसिमल पार्ट होता है वो भी कवर हो जाता है। तो इसीलिए ये इसकी डेटा टाइप क्या रखता है, फ्लोट रखता है, ठीक है। लेकिन सामने एक और चीज़ देखें, हमने एरेंज यूज़ किया था, एरेंज के अंदर हमने इसको रेंज क्या दी थी 1 से 28, तो हमारे लिए क्या करा था, इसने इंटीजर्स नंबर को जनरेट किया था, सही है। तो हमने सीक्वेंस इंटीजर वाली दी थी, मतलब ये फंक्शन डिज़ाइन ही किस लिए हुआ है, इंटीजर के लिए डिज़ाइन हुआ है, तो इसलिए हमें क्या कर रहा है, ये इंटीजर्स नंबर ला के दे रहा है। लेकिन इसके अलावा जो मेजॉरिटी फंक्शंस हैं वो क्या करेंगे, हमारे पास उनका आउटपुट फ्लोट में देखने को मिल रहा होगा, सही है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा भाई np.random, ये भी बड़ा एक पावरफुल फंक्शन है। ये क्या करता है, ये हमारे पास ना रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। क्या करता है, रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। अब इसकी एक एग्जांपल अच्छी मेरे माइंड में है, जब हम डेटा मशीन लर्निंग के अंदर मॉडल ट्रेनिंग वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें क्या होता है, लेट से हमें कोई डेटा सेट मिला, लेकिन उसमें रोज़ और कॉलम्स बहुत थोड़े से हैं, लेट से सिर्फ 60 रोज़ और 4 या 5 कॉलम्स हैं बस, ठीक है। 60 रोज़ बहुत छोटा डेटा है। जो मॉडल ट्रेनिंग होती है ना, बहुत बड़े बड़े डेटास पे ट्रेनिंग होती है, और जब मशीन हमारी मॉडल ट्रेनिंग कर रही होती है ना, तो उसको अगर नॉर्मल मशीन है ना,
तो हो सकता है उसको मंथ्स लग जाए ट्रेनिंग के दौरान, इतना बड़ा डेटा सेट पे काम कर रहा होता है, चल रहा होता है ट्रेनिंग के टाइम पे, सही है। लेकिन अगर हमें डेटा सेट ही बहुत छोटा सा मिल रहा है, ठीक है, लेट्स हमें कोई क्रिकेट का डेटा मिल गया कि भाई इस प्लेयर ने इतने इतने मैचेस में ये रन बनाए फॉर एग्जांपल। अब लेकिन वो जो है ना उसका बहुत लिमिटेड डेटा है, सिर्फ 60 मैच का डेटा है फॉर एग्जांपल, और उसकी जो कॉलम्स आ रहे हैं ना वो बहुत लिमिटेड है, उसका नाम आ गया, उसकी एज आ गई, उसकी हाइट आ गई, इस तरह का कुछ मेन सा डेटा उसका मिल गया हमें, सही है। अब ये डेटा इनफ नहीं है, अगर हम एक प्रेडिक्शन मॉडल बना रहे हैं ना कि भाई बताओ कि उसके ना प्रीवियस लेट से 10 साल में उसने ये 60 मैच प्ले किए और ये जिसने स्कोर किया, सही है। अब आप इस पे एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाओ जो क्या करेगा, प्रेडिक्शन परफॉर्म करेगा कि भाई नेक्स्ट मैच में वो क्या रन बनाने वाला है, कितना स्कोर करने वाला है, सही है। तो इतने छोटे डेटा सेट पे जब काम करेंगे ना तो मशीन सही से लर्न ही नहीं कर पाती। डेटा के अंदर ट्रेंड्स होते हैं, हम पढ़ेंगे उसको, डेटा में जो ट्रेंड्स होते हैं ना वो उसको समझ ही नहीं पाती, तो हमें क्या करना पड़ रहा होता है, हमें ना उस डेटा को एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है। 60 रोज डेटा बहुत कम होता है, हम क्या करते हैं उसको एक्सटेंड करते हैं, जितना पॉसिबल होता है ना हम उसको एक्सटेंड करते चले जाते हैं, ठीक है। तो जो एक्सटेंशन वाला काम होता है ना वो हम क्या कर रहे होते हैं, समटाइम्स रैंडम फंक्शन की मदद से परफॉर्म करवा रहे होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें पता चलता है कि यार उस बंदे ने ना मिनिमम स्कोर इतना बनाया किसी भी मैच के अंदर और मैक्सिमम इतना बनाया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो दो नंबर्स ले लेंगे और उन दो नंबर्स के दरमियान क्या करते हैं, रैंडम डेटा जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं किस तरह से हमारा रैंडम डेटा जनरेट होगा। मैंने दिया इसको नाम एरे 16 का, मैंने बोला np डॉट रैंडम, ठीक है, np.random मैंने इसको बोल दिया। और लेट से मैं इसको बताता हूँ कि क्या करना है भाई, क्या करना है मेरे लेट से 4,5 लेकर आओ, ठीक है, एक मिनट 4 रोज और क्या करो 5 कॉलम्स को लेकर आओ, ठीक है। तो ज़रा देखें क्या किया, इसने हमें फ्लोट में नंबर्स को लाकर दे दिया। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, वो फ्लोट दिखा रहा था अभी पीछे हमें, देख रहे हैं ये क्या दिखा रहा है, हमें फ्लोट दिखा रहा है, मतलब इसका जो आउटपुट मिलने वाला है किसमें मिलेगा, रिटर्न रैंडम फ्लोट्स, ठीक है, रैंडम फ्लोट्स हमें लाके देगा ये। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने बोला कि क्या करो, मेरे पास रैंडम नंबर्स लाके दो और उसको अरेंज कर दो किस तरीके से, 4 रोज और 5 कॉलम्स के अंदर। तो ज़रा पॉइंट नोट करिएगा, वो मुझे 0 से 1 के दरमियान ही डेटा लाकर देगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा 0 से 1 के दरमियान डेटा लाकर देने वाला है ये, सही है। फिर अगर आपने इसको प्रॉपर डेटा में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको टाइम्स 100 करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये एक प्रॉपर डेटा बन जाएगा फ्लोटिंग नंबर के अंदर, ठीक है। क्या चीज़, राउंड नहीं, इसने क्या किया, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, देखें समझे बात को। अच्छा एक और चीज़, जितनी मरतबा इसको रन करेंगे ना हर मरतबा डेटा चेंज करके लाएगा। अभी देखिएगा क्या लिखा हुआ है, फिर शुरू में 66 लिखा हुआ है, 74 लिखा हुआ है। अब जब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना तो क्या होगा, अब दोबारा डेटा नया लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो देखें सारी वैल्यूज़ क्या करी इसने, यहाँ पे अब 87 आ गया, 72 आ गया, सब की सब वैल्यूज़ को इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अच्छा देखिए राउंड ऑफ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे समझा रहा था राउंड ऑफ नहीं कर रहा, मैंने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। तो जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमें ये वो डेटा इस तरीके से दिखा रहा है, राउंड ऑफ यहाँ पे फिलहाल नहीं हो रहा है। तो रैंडम फंक्शन का पर्पस समझ आ रहा है कि अगर हमने रैंडम नंबर जनरेट करवाना हो फ्लोट के अंदर तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़, हाँ असल में ये np.random जो है ना ये हमारे पास क्या है, ये रैंडम जो है ना एक फंक्शन बना हुआ हमारे पास, समझे बात को। मैंने क्या किया था, ऊपर import numpy किया था, import numpy as np। अब numpy ना मेरी फाइल का नाम है, अभी जैसे मेरी इस फाइल का नाम क्या है भाई, लेक्चर 32। इसी तरह से मेरे पास जो पाइथन मैंने इंस्टॉल की ना अपने कंप्यूटर के अंदर, तो बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड हो रही होती हैं, देखा होगा। तो उसमें से एक फ़ाइल हमारे पास numpy की भी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, numpy की फ़ाइल को इंपोर्ट करो, मतलब मैं उसको यूज़ करूँगा, उसको मेरे लिए रेडी कर दो, लोड कर दो रैम के अंदर। और उसको मैंने बोला np एज np, मतलब मैं उसको किस तरह कॉल करूँगा, फर्दर np करके उसको मैं कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा अब वो जो फाइल है ना उसको मैं किस तरह रेफ़र कर रहा हूँ, np करके रेफ़र कर रहा हूँ। जब भी मैं np लिखता हूँ तो पाइथन क्या समझता है, यार ये numpy वाली फाइल की बात कर रहा है बंदा, यूज़र जो है, प्रोग्रामर जो है वो किसकी बात कर रहा है, वो numpy वाली फाइल की बात कर रहा है।
तो वो numpy की फाइल में जाएगा और किसको तलाश करेगा, रैंडम मैंने पहले लिखा ना ये फंक्शन का नाम है, ये किसका नाम है, ये फंक्शन का नाम है, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर, हाँ सॉरी, बिल्कुल ये आगे वाला आपका मेथड है, ठीक है, ये वाला फंक्शन है और आगे वाला मेथड है। और क्या करा उसने, उस मेथड को चलाया और फिर क्या किया, हमारा जो भी डिजायर्ड ऑपरेशन था उसको परफॉर्म करवा दिया, ठीक है। तो इसको 2 मरतबा लिखना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, लेट से आप बोल रहे हैं मुझे रैंडम नंबर तो चाहिए लेकिन मुझे उसको फ्लोट में नहीं चाहिए, मुझे उसको इंटीजर चाहिए, और मुझे किस तरह के चाहिए, इंटीजर वाले चाहिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं एरे 17 का, 17 इक्वल्स टू np डॉट, देखें पहले तो मैंने लिखा रैंडम, ठीक है, रैंडम के बाद मैंने फिर लिखा डॉट। अब ये मुझे अगेन क्या करेगा, बहुत सारे यहाँ पे फंक्शनलिटीज़ दिखा रहा होगा, मैंने यहाँ पे यूज़ करना है, एक होता है रैंडम इंटीजर, कहाँ है, चलें इसको लिख लेते हैं हम, ये देखें ये आ गया रैंडम इंटीजर, ठीक है, शॉर्टकट इसकी करके लिखा हुआ है, ठीक है, रैंडम इंटीजर। और मैंने इसको यहाँ पे ब्रैकेट्स पास किए, क्या बोल रहा है, लो नंबर बताओ, मतलब कहाँ से नंबर्स आपको जनरेट करवाना है। लेट से मैं बोलता हूँ -300 से चलो, -300 से चलो और हाई कहाँ तक के जाओ, 300 तक के जाओ, ठीक है। और कितने नंबर चाहिए ये भी बताना पड़ेगा इसको, कितने नंबर चाहिए भाई हमें, 20 लिख लूँ, 20 लिख दिया। मैंने कहा मुझे -300 से लेके 300 तक के नंबर्स ला कर दो, लेकिन कितने नंबर्स लाओ, सिर्फ 20 नंबर निकाल के लाओ उनमें से, ठीक है। तो रैंडम नंबर्स ये ले आएगा, प्रिंट कर लेते हैं इसको। तो देखें क्या किया इसने, हमारे पास रैंडम नंबर्स को उठाकर ये ले आया है। अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा फिर से नंबर्स को चेंज करेगा और न्यू नंबर्स को लेकर आ जाएगा, सही है। अच्छा आप लोग मुझे ज़रा जल्दी से बताएं, मुझे इसको शेप करना है लेट से 4/5 में, किस तरह करूँगा, मुझे इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर मिल रहा है इसको मुझे किस में शेप करना है, रोज़ और कॉलम में कन्वर्ट करना है। कितनी रोज़, 4 रोज़ और 5 कॉलम्स में क्या करना पड़ेगा, मुझे रीशेप यूज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी है। लेकिन कहाँ यूज़ करूँगा जी, सॉरी यहाँ इसके आगे, अच्छा देखें दोनों जगह हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं, समझिएगा बात को। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, समझिएगा बात को, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रीशेप और मैं क्या बोलता हूँ इसको 4,5, तो क्या होगा, पहले ना आपका ये वाला पार्ट उन रैंडम नंबर्स को जनरेट करेगा, उन 20 रैंडम नंबर्स को जनरेट करेगा, जनरेट करते के साथ ही वो उसको क्या कर देगा, उसकी शेप को भी चेंज कर देगा 4 और 5 के अंदर, ठीक है। 4 रोज और 5 कॉलम्स में उसने उसको शेप किया और फिर हमारा डेटा किस में सेव हो रहा होगा, एरे 17 में सेव हो जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने ये रीशेप वाला पार्ट यहाँ लिखा, इधर लिख दिया, तो पता है क्या होगा, वो सिर्फ रन टाइम पे क्या करेगा, हमें शेप कन्वर्ट करके चेंज करके दिखा रहा होगा, लेकिन मेरी एरे 17 फिर भी किस तरह की होगी, सिंपल वो वेक्टर ही होगी। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्लियर हो रही है भाई आपको पीछे। तो अब आपकी मर्जी, मतलब आप किस तरह करवाना चाह रहे हैं। वैसे यूजुअली क्या होता है, हम इसको ऊपर ही लिख रहे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना होता है, आगे जाकर उस रीशेप वाली एरे पे बार बार काम करना होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर ही लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो अब ज़रा देखें क्या हुआ, मेरे पास 4 रोज आ गई और 5 कॉलम्स आ गए, सही है, यहाँ तक क्लियर हो रही है। तो हमने क्या किया, रैंडम इंटीजर को भी जनरेट कर लिया इस फंक्शनैलिटी की मदद से, सही है। चले आगे बढ़ते हैं, np.linear स्पेस देखते हैं ये क्या करता है। क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स इक्वल स्पेसिंग नंबर्स। पहले मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दिखाता हूँ, फिर आपको इसको अच्छे से क्लियर होगा। मैं एरे 18 का नाम देता हूँ, एरे 18 इक्वल्स टू np.lin स्पेस है, लेकिन इसका पूरा क्या है नाम, लीनियर स्पेस, ठीक है। इसको स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ मैं, लेट से 3 बल्कि 1 देता हूँ, 1 और मैंने बोला 15 और 5 नंबर दिया, ठीक है। मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ 1 से लाओ, मेरे नंबर को कहाँ से लाना स्टार्ट करो भाई, 1 से लाओ, कहाँ तक के लाओ, 15 तक के लाओ, और कितने नंबर्स लाओ, 5 नंबर्स लेकर आओ, ठीक है। और प्रिंट करता हूँ मैं 18 को। अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट ला रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इसको सही करके दिखाता हूँ। अगर मैं 3 से करवाता, हाँ अब देखें, अब थोड़ा सा ना इसको समझिएगा। अब ये नंबर्स हमारे पास
जिस पैटर्न में लेकर आया मैं उसको समझाता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, 3 से लाओ नंबर को, ठीक है, 15 तक के लाओ, और कितने नंबर्स लाओ, 5 लाओ। सबसे पहले तो एक बात नोटिस कर लें यहाँ पे कि भाई जो मैंने 15 लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर एक्सक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर एक्सक्लूड नहीं होगा। देखिए 15 खुद भी आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट, ये लिन स्पेस इसको कहा जाता है लीनियर स्पेस। क्यों इसको लीनियर स्पेस कहा जाता है, ज़रा सोच के देखें। पहला नंबर क्या लाया ये 3.0 एक्चुअली, लेकिन हम इसको 3 बोलते हैं फिलहाल, ठीक है। 3 नंबर लाया, अगला नंबर क्या लाया 6। दोनों नंबर्स में कितने का डिफरेंस है, सॉरी 3, मतलब 3 नंबर्स आगे ये नंबर लेकर आया। वैसे डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, 6 - 3 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 का डिफरेंस लेकर आया ये। अच्छा अगला नंबर देखें, अब 6 के आगे ये अगला नंबर भी किस तरह ला रहा है, ये 9 ला रहा है। तो 9 और 6 पर डिफरेंस निकाले कितना आएगा, 3 आएगा। सिमिलरली 9 के आगे नंबर क्या लाया, 12 आया, और 12 और 9 में डिफरेंस निकालेंगे, फिर डिफरेंस क्या मिल रहा है हमें, 3 मिल रहा है। तो ज़रा देख रहे हैं ये जो डिफरेंस है ना उसको सेम रखते हुए लाता है। ये नंबर्स को इस तरह से लेकर आता है कि उनके दरमियान क्या डिफरेंस क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको लीनियर बोला जाता है, मतलब एक लाइन वाइज काम कर रहा होता है ये, ठीक है। एक लीनियर वे में काम कर रहा होता है कि डिफरेंस को क्या रखता है, ये हर नंबर के डिफरेंस को ये सेम रख रहा होता है। समझ रहे हैं बात को। तो जितने भी आपने नंबर्स दिए होंगे ना, लेट से अगर मैं बोलता हूँ 9 नंबर्स लेकर आओ, लेट से मैंने यहाँ पे 9 नंबर्स बोल दिए, तो अब नंबर चेंज करेगा हमारे, ये सही है। लेकिन अभी भी जो इन नंबर्स के दरमियान डिफरेंस होगा ना वो सेम रहने वाला है। तो 3 और 4.5 में कितने का डिफरेंस होगा, 1.5 का। सिमिलरली 6 और 4.5 में डिफरेंस कितने का होगा, 1.5 का। तो डिफरेंस ये हमेशा सेम रखते हुए लेकर आता है, सही है। ये इसकी फंक्शनैलिटी है, सही है। क्लियर है भाई यहाँ तक। अच्छा उसके बाद आइडेंटिटी। अच्छा आइडेंटिटी तो हमने ऊपर पढ़ ली है, 1 मिनट। अच्छा देखें, शायद मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऊपर गलत बोल दिया था, ऐसी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, शायद ये नहीं होता, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। अगर आप लोगों हाँ ये बताया था ना मैंने, इसको आइडेंटिटी बोल दिया था। मुझे लग रहा है शायद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना वो वाला मैट्रिक्स होता है करेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर जिसके डायगनल में 1 हो। हाँ डायगनल में 1 होता है उसके ना, वो डायगनल थोड़ा सा माइंड में ला रहे हैं किस तरीके से। अगर मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे एक सिंपल सा एक मैट्रिक्स बनाता हूँ 3x3 का, ठीक है। साइडों पे 0 होता है। हाँ बाकी हर जगह 0 होता है इस तरीके से, सॉरी इधर 1 होगा, बाकी ये 0 0, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 होगा, ये 0 0, ठीक है। और फिर आपका ये 0 और ये 1 होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, सही है। ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो हमने उसको देखा था ना, सारे 1 आ रहे थे। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, इसका शायद कुछ और नाम है, ठीक है। मैं नाम में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्या करना है हमने यहाँ पे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्रिएट करना है। जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो क्या किसकी बात हो रही है भाई, मतलब वो डायगनल में क्या मिलने वाला है हमें, 1 मिलने वाला है। तो मैंने इसको बोला एरे, कौन सी एरे चल रही है हमारी, 19 इक्वल्स टू NP डॉट आइडेंटिटी, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, देख रहे हैं आप लोग डॉक्यूमेंटेशन में क्या दिखा रहा है, n पास करना है, बस एक नंबर देना है, एक नंबर। तो लेट से मैंने बोला 5, ठीक है। मैंने 5 बोला तो 5 क्या करेगा, 5 ही रोज और 5 ही कॉलम्स को लेकर आ जाएगा। प्रिंट कर लेते हैं इसको। हाँ देखें क्या हुआ, आपको 1 मिला यहाँ पर, फिर यहाँ 1 मिला, फिर यहाँ 1 मिला, यहाँ 1 मिला और यहाँ 1 मिला, सही है। बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हैं, 0 हैं। तो आपका ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऊपर वाला नहीं था, सही है। और एक और चीज़, अगेन किस तरह डेटा ला रहा है, फ्लोट में ला रहा है, ठीक है। और मैंने सिर्फ एक नंबर दिया इसको 5, तो ये समझ गया कि भाई क्या करना है, 5 रोज और 5 ही कॉलम्स लेकर आने हैं। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक थोड़ा सा स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होता है, तो इसीलिए उसने कॉलम्स और रोज दोनों सेम रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि भाई हम कुछ ये तरीके थे जिसकी मदद से हम एरेज को क्रिएट कर सकते हैं। कोई मसला है इसमें या आगे बढ़ो, अभी है हमारे पास थोड़ा टाइम, चलें आगे, चलें।
एरे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एरे एट्रीब्यूट्स हम ऊपर देख चुके हैं, कुछ और एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इसकी भी हम बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास 1 डायमेंशनल एरे है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, वेक्टर बोलते हैं। और आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम 1 डायमेंशनल एरे को क्रिएट करते हैं। दोबारा बताने की ज़रूरत है या आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है। और मैट्रिक्स या एरे वो क्या होता है हमारे पास, 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। मतलब अगर मैट्रिक्स की बात हो रही है, अगर आपको कोई मैट्रिक्स बोल दे या एरे बोल दे तो आप समझ जाए यार किसकी बात कर रहा है, वो 2 डायमेंशनल एरे की बात कर रहा है, सही है। मतलब उसमें रोज एंड कॉलम्स होंगे और स्टार्टिंग में या एंड में उसके 2 ब्रैकेट्स होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अच्छा, टेंसर, टेंसर क्या होता है हमारे पास, 3 डायमेंशन या उससे बड़ा मैट्रिक्स होता है, ठीक है। टेंसर किसको बोलते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसी एरे जो 3 डायमेंशन या उससे बड़ी हो, ठीक है। 3 डायमेंशन हो या उससे हायर डायमेंशन की एरे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूजुअली टेंसर बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए मशीन लर्निंग NLP वगैरह के अंदर हम अपनी एरेस को क्या बोलते हैं, एरेस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, टेंसर बोल के बुला रहे होते हैं, टेंसर उसका नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। टेंसर करके उसको कॉल करते हैं, ठीक है। और किस तरह क्रिएट होती है हम इसको देख चुके हैं। हमें क्या करना होता है, डेप्थ, रोज और कॉलम्स का इस्तेमाल करना होता है। एक मरतबा हम इसकी मदद से बना के देखते हैं, हमने इसको इसकी मदद से नहीं बनाया, हमने खुद से मैनुअली बनाया था। हम एक मरतबा अरेंज की मदद से बना के देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता हूँ एरे 20 इक्वल्स टू NP डॉट अरेंज, ठीक है। मैंने बनाए लेट्स से 1 से लेके 28 तक के नंबर्स, मतलब 27 तक के नंबर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करवा लिए, ठीक है। 27 नंबर्स मिल रहे हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको रीशेप करता हूँ। अब ज़रा सोच के बताएं कि किस शेप में ये रीशेप किए जा सकते हैं। मुझे 3 डायमेंशनल एरे बनानी है, क्या बनानी है भाई, 3 डायमेंशनल एरे बनानी है। मतलब उसमें कितनी, अंदर कितनी डेप्थ होने वाली है, अंदर कितनी डेप्थ होने वाली है, 3, ठीक है। वैसे तो हम 1 या 2 भी रख सकते हैं, लेकिन हम क्या रखेंगे, उसकी डेप्थ को 3 रखेंगे, सही है। अच्छा, अब सोच कर बताएं कि रोज़ और कॉलम्स क्या होने चाहिए, उसके रोज़ और कॉलम्स क्या होने चाहिए। मतलब मैं क्या क्या उसके रोज़ और कॉलम्स की वैल्यू रखूं कि मुझे अल्टीमेटली ये सारे नंबर्स कवर होकर मिल जाएं। मतलब मेरा ना तो नंबर कम पड़े ना ही ज़्यादा हो। 4 रोज 5 कॉलम, 4 रोज और 5 कॉलम से ज़रा सोचे कितने नंबर बन रहे हैं आपके पास, 20 बन रहे हैं। अगर आप एक एरे कंसिडर करें ना, इसको समझिएगा, समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। आपने एक सिंपल एरे बनाई, उसमें 4 रोज हैं, ठीक है, और 5 कॉलम से टोटल कितने एलिमेंट्स यहाँ पे कवर हो गए आपके, 20। इस पूरी एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स कवर हो गए, 20। समझ रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे अपनी एक 3 डायमेंशनल एरे बनानी है और उसमें 3 डेप्थ रखनी है, मतलब 3 मरतबा उस 2 डायमेंशनल वाले एरे को रिपीट करवाना है, तो भाई 20 एलिमेंट्स तो मेरे पहले ही एरे में कवर हो गए। अगली वाली एरे में भी कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 20। उसके अगली वाली में भी देखें साइज सेम होगा, ठीक है। सर 3 होगी सर, हाँ, अगर 3 बोलते तो 3 सही है, ठीक है। मैं लिख के बताता हूँ और आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैंने 3 कॉमा 3 लिखा और मैं इसको प्रिंट करता हूँ पहले। देखें क्या हुआ, सबसे पहले तो देखिए डेप्थ आ रही है, मतलब डेप्थ मतलब टाइम्स की बात हो रही होती है, कितनी मरतबा आने वाली है। तो 1 टाइम आई, ये 2 टाइम्स आई, और ये क्या होगा, ये 3rd टाइम आ गई, सही है। तो ये जो 3 लिखा हुआ है ना पहले, ये उस टाइम्स को या उसकी डेप्थ को या उसकी लेयर को शो कर रहा है कि इतनी मरतबा ये हमारे पास एरे आने वाली है। और वो कितनी, कौन सी एरे आने वाली है, 3x3 की आने वाली है, सही है। तो ज़रा देखें 3x3 का मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। कितने टोटल एलिमेंट्स बने यहाँ पे, 9 टोटल एलिमेंट्स, मतलब नंबर्स कितने हैं इसके अंदर, 9। अच्छा आगे बढ़े, ये भी कितने की एरे, 3x3 की। यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स हो गए, कितने नंबर्स हो गए, 9 प्लस 9 कितने हो गए अभी तक, 18। नीचे वाली एरे में भी कितने नंबर्स आए, 9 आए, तो 27 होगा आपके पास नंबर्स। समझ रहे हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी उस रीशेप की मदद से 3x3 की एक 3 डायमेंशनल एरे बना दी। 3x3 की 3 डायमेंशनल एरे बनाई है, सही है। अब आप लोग मुझे सोच के बताएं, अगर मुझे, समझिएगा बात को, अगर मुझे एक 4,2,3 दोबारा 4,2,3 की एरे बनानी है, तो मुझे कितने नंबर्स जनरेट करने चाहिए, जी भाई बिल्कुल, कितने नंबर्स जनरेट करने चाहिए। दोबारा समझ लें क्वेश्चन, एक मैंने एरे बनानी है
उसकी शेप में क्या रखूँगा, उसकी शेप रखूँगा मैं 4,2,3 ये शेप रखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे कितने नंबर्स ए रेंज की मदद से, ए रेंज फंक्शन की मदद से क्रिएट करने होंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल है, क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 3 इज़ 24। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ एरे 21 इक्वल्स टू NP डॉट ए रेंज, और क्या लिखूँगा 1 से लेके मुझे कहाँ तक के चाहिए होंगे नंबर्स भाई, 25 तक के, जो कि 24 नंबर जनरेट करेगा। इसको हम रीशेप कर देंगे 4,2,3 के अंदर, ठीक है, और इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ज़रा देखें 4 क्या बता रहा है, मेरी डेप्थ बता रहा है, मतलब ये 2,3 की 2/3 की जो एरे है वो कितनी मरतबा आने वाली है भाई, 4 टाइम्स आने वाली है। तो ज़रा देखें 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स और ये 4 टाइम, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को रखते हुए इस तरह से हम एरे को क्रिएट करवा सकते हैं। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अच्छा एक लास्ट चीज़ बता दें कि अगर मुझे 4,5,6 एक 3 डायमेंशनल एरे बना रहा हूँ जिसकी शेप क्या होगी 4,5,6, तो कितने नंबर्स जनरेट करवाने चाहिए। 4,5,6 4 टाइम्स 5 इज़ 20, 20 टाइम्स 6 इज़ 120 एग्जैक्टली। मुझे कितने नंबर चाहिए होंगे, 120 नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। लेकिन एक ट्विस्ट है, हम इसको ए रेंज की मदद से नहीं बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे रैंडम इंटीजर की मदद से। अभी याद है हम लोगों पर रैंडम इंटीजर यूज़ किया था, जो हमें रैंडम इंटीजर्स नंबर्स लाके देता है, हम उसकी मदद से बनाएंगे इसको, ठीक है। तो ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं एक मरतबा, हम लिखते हैं एरे 22 इक्वल्स टू NP डॉट, क्या लिखना होगा मुझे सबसे पहले रैंडम, और फिर रैंडम इंटीजर, या ये रैंडम इंटीजर, सही है। अच्छा जैसी ब्रैकेट बनाऊंगा मुझसे बोलेगा भाई अपने लोएस्ट नंबर बता दो कि कितना कहाँ से स्टार्ट करवाना है। तो लेट्स से मुझे 120 नंबर चाहिए ना, तो मैं इसको बोलता हूँ क्या करो, एक काम करो -500 से नंबर उठाना स्टार्ट करो। कहाँ तक के नंबर चाहिए हमें, 150 बोल दूँ इसको कि -500 से रेंडमली उठाओ नंबर्स को, कहाँ तक के 150 तक के, ठीक है। और कितने उठाओ, कितने नंबर चाहिए 120 ना, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं इसको 120। ये बात समझ आ रही है सबको कि मैं बोल रहा हूँ -500 से मतलब नेगेटिव से चलना स्टार्ट करो, -500 से यहाँ से नंबर उठाओ, रेंडम नंबर उठाओ, और कहाँ तक के उठाओ 150 तक के, और कितने उठाओ 120 उठाओ, ठीक है। अच्छा ये बात तो हो गई, वो उठा लेगा, लेकिन किस तरह बना देगा उसको, सिंपल एक वेक्टर बना देगा। तो मैं इसको हाथ के हाथ क्या करूँगा, इसको रीशेप करूँगा, ठीक है। रीशेप बोलता हूँ मैं इसको रीशेप करने का, कि रीशेप करो, और क्या कहा था मैंने 4,5,6 में इसको रीशेप करो और प्रिंट कर दो ज़रा मेरी एरे 22 को। तो ज़रा देखें क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या लिखी थी 4, डेप्थ थी हमारी, डेप्थ की वैल्यू थी, तो 4 टाइम्स आ रही है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स आ गई, और 5 रोज़ एंड 6 कॉलम्स, ठीक है। तो ज़रा देखें 5 रोज़ हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, हर रो में हर डेप्थ में 5 रोज़ हैं और 6 कॉलम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि हम किस तरीके से, अभी बहुत बेसिक लेवल पे हम काम करें, तो किस तरीके से हम रैंडम और डिफरेंट टाइप्स के डेटा को जनरेट कर रहे हैं अपनी ईज़ के लिए, ठीक है, अपने लिए, ठीक है भाई। तो एंडिम क्या बताता है भाई, एंडिम अगर मैं दोबारा से एरे 22 पर ये एंडिम चला दूँ तो क्या बताएगा मुझे, एंडिम नहीं, एंडिम क्या बताता है भाई, डायमेंशन बताएगा। देखें शेप अलग है, जो रोज़ और कॉलम वाली चीज़ है वो कौन बताता है, शेप बताता है, एंड डिम हमें डायमेंशन बताएगा। और ये क्या बता रहा है, ओ सॉरी एरे 2 लिख दिया, एरे 22 है हमारे पास, तो क्या डायमेंशन है उसकी भाई 3 डायमेंशन, क्यों, चूँकि एंडिंग में कितने ब्रैकेट्स हैं 3, स्टार्टिंग में भी अगर देखें तो कितने ब्रैकेट्स हैं 3, तो डायमेंशन 3 है इसकी, सही है। हाँ अगर आपने इस पर चलाया एरे 22 की शेप बताओ, तो अब वो बताएगा जो आप बात कर रहे थे, अब वो रोज़ और कॉलम्स और फिर डेप्थ वाली चीज़ बताएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा तो शेप हमने ऑलरेडी देख लिया, इसको मोबाइल लिख लेते हैं कि भाई शेप हमें ये बताता है, और साइज़, हाँ
साइज़ क्या बताता है। देखें हम क्या करते हैं, एक सिंपल पहले एरे 1 पे साइज़ को चलाते हैं और इसका आउटपुट देखें क्या बता रहा है, कितने क्या नंबर दिखा रहा है, ये 9 दिखा रहा है। और क्या लिखा हुआ मैंने कि हमें क्या बताता है, ये टोटल आइटम्स, ये टोटल नंबर्स बताता है हमारी एरे के अंदर। सही है कि कितने नंबर्स हमारी एरे में मौजूद हैं। तो ज़रा सोच के बताएं, अगर मैं एरे 22 पर साइज़ का एट्रीब्यूट चलाता हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा। हाँ बिल्कुल, क्या मिलेगा आंसर 120। देखें क्या कर रहा है, ये सारे नंबर्स को काउंट करके ले आएगा, 1 2 3 4 5 6 करते करते ये एंड तक के नंबर्स को काउंट करेगा और हमें उसका साइज़ लाकर बता देगा कि भाई टोटल इतने आइटम्स या इतने नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। समझ रहे हैं। तो शेप और साइज़ ये डिफरेंट है, ये याद रखिएगा माइंड में, ठीक है। साइज़ क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी एरे, ठीक है। जबकि शेप बताता है रोज़ और कॉलम्स को। सही है। अच्छा आइटम साइज़, आइटम साइज़ क्या बताता है, आइटम साइज़ ये बताता है कि भाई आपकी जो एरे है ना, एरे के अंदर एक नंबर है -324, एक नंबर है -435, एक नंबर है लेट से 81। तो इन नंबर्स ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, मेमोरी में कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, द साइज इन बाइट्स। अच्छा ये बाइट्स में बताता है, ऑफ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। मतलब हर एलिमेंट का बताएगा कि उसने कितना मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो लेट्स से अगर मैं लिखता हूँ एरे 1 डॉट साइज, तो क्या दिखा रहा है, सॉरी साइज़ क्यों लिख दिया, आइटम साइज़ होगा ना, आइटम साइज़, ठीक है। क्या दिखा रहा है 8, लेकिन ये 8 किस में दिखा रहा है, हमें बाइट्स में बता रहा है कि हमारे एरे 1 के अंदर हर नंबर ने, एरे 1 क्या थी देखें ज़रा, एरे 1 थी हमारे पास, ये सिंपल सी एक 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स थे। तो ये 8 क्या बता रहा है कि भाई 1 ने भी कितनी बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करी हुई है, 8 बाइट्स लिए हुए हैं। 2 ने भी कितने बाइट्स लिए हुए हैं, 8 बाइट्स लिए हुए हैं। 3 ने भी कितने बाइट्स लिए हुए हैं, 8 बाइट्स लिए हुए हैं। अब आप बोलेंगे बाइट्स तो बता दो, इंशाल्लाह बाइट्स को हम डिस्कस करेंगे, ये नीचे हमारे पास आ रहा है, ठीक है, इसको देखेंगे। तो बस फिलहाल ये समझ लें, सिंपल समझने के लिए, कि बाइट्स ना ये बताएगा कि मेमोरी में उसने कितनी जगह अपने लिए रखी हुई है, ठीक है। और हमने बात की थी, ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था कि एरे जो है ना वो फिक्स साइज़ की होती है, फिक्स साइज़ की होती है। वो ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था ना हमने, बिल्कुल। तो वो फिक्स साइज़ असल में यही है कि अगर असल में 1 ने 8 बाइट्स स्पेस अपने पे लिए रखी हुई है, तो 2 भी क्या करेगा, 8 बाइट्स की स्पेस रखेगा, 3 भी क्या करेगा, अपनी 8 बाइट्स के लिए स्पेस रखेगा। समझ रहे हैं। जैसे कि मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये वो बाइट है। हाँ ये बिल्कुल उसी की बात हो रही है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना MBs KBs, ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ देखें, लास्ट है बस, एरे 22 में मैंने चलाया आइटम साइज़, ठीक है। तो ज़रा देखें इसमें क्या कर रही है, एरे 22 के अंदर आइटम साइज़ क्या रखा हुआ है इसने, 4 रखा हुआ है। मतलब हर नंबर, ठीक है, यहाँ पर ये हर नंबर कितनी स्पेस, कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो इस सेंस में हमारे पास क्या होता है, जो एरे का साइज़ होता है ना वो फिक्स होता है, वो हमारा डायनेमिकली चेंज नहीं होता। अगर हमने किसी एक वैल्यू के लिए चेंज किया तो सब के लिए क्या हो जाएगा, फिर वो सेम हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 से बढ़ा के क्या कर दूँ, 5 कर दूँ, सॉरी 5 नहीं 8 कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फिर सब के लिए ही 8 बाइट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, हम इसको यहीं पे एंड करते हैं।